घटेगा तो वापस से बढ़ाएगा। ये कॉइल ऐसे रखी है, प्लस प्लस चार्ज ऊपर को जाते रहेंगे, ऐसे ऊपर जाते रहेंगे वो लोग। ये अगर आपने स्टेप समझ लिए तो ये डेरिवेशन खत्म हो गई। हे एवरीवन, अगर आप मेरे वन शॉट देखते आ रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि मेरे वन शॉट आखिरी वन शॉट है। अगर आपने ये वन शॉट भी कंप्लीट कर लिया तो आपको डिटेल्ड में सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, आपको सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग जब न्यूमेरिकल सीरीज लगा लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो अगर आप सीक्वेंस ब्रेक करो तो बहुत गलत बात है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, इसी तरीके से चलते रहना है। ये चैप्टर भी आप फिनिश करो और मुझे कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा। चलो फटाफट शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, है ना, नॉर्मली। तो हमारे पास एक सरफेस थी ऐसे, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे बिल्कुल काट के जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड और कितनी नॉर्मली पास हो रही है, इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे, नॉर्मल वेक्टर। तो इसका नॉर्मल वेक्टर या फिर आप उसे एरिया वेक्टर बोल सकते हो इस तरीके से। तो जितने जो एरिया वेक्टर, एरिया का वो वाला कंपोनेंट लेना है आपको जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पैरेलल होगा, जैसे हम वहाँ कर देते। इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा फ्लक्स का वो बनेगा आपका बी डॉट ए। अगर आप वेक्टर बोलोगे तो बी डॉट ए, या फिर आप बोलोगे बी ए कॉस थीटा। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ई डॉट ए, या फिर आप बोलते थे ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। सिमिलरली आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, अब आपके पास एक और टाइप का फ्लक्स आ गया है जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही हैं एरिया के पैरेलल, वो हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, है ना। तो ये तो देखो जनरल केस हो गया इसका, कि अगर पैरेलल जा रही है, लेकिन हो सकता है कि पैरेलल ना जा रही हो, है ना। मतलब ऐसा हो कि सरफेस ऐसे रखी हो, इन जनरल मान लो सरफेस ऐसे रखी है, ये सरफेस हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह इस डायरेक्शन में है। ये ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूँ ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल तो हमेशा भैया ऐसा होगा, है ना। नॉर्मल तो हमारा ऐसा होगा नॉर्मल, या फिर आप इसे एरिया वेक्टर बोल सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में मान लो कि एंगल थीटा है, मान लो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लक्स जो होगा वो आपको बी का कौन सा कॉम्पोनेंट लेना है, बी का वो वाला कॉम्पोनेंट लेना है जो इसके पैरेलल है। तो हमें कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, ये वाला कॉम्पोनेंट। तो थीटा के साथ वाला क्या होता है, बी कॉस थीटा, और ये वाला क्या आएगा, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा जो है वो इसके प्लेन से पास होके जा रहा है इस तरीके से, ऐसे जा रहा है। लेकिन बी कॉस थीटा कैसे जा रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर पास हो रहा है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा है। तो बहुत सिंपल है ये, बिल्कुल आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह रिलेट करना है। तो अब से हम इसको 5b लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टाइप का फ्लक्स हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक टाइप का फ्लक्स हो गया क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती थी, टेस्ला होती थी, टेस्ला। और एरिया की क्या होती है एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसकी एसआई यूनिट बोलेंगे, एसआई यूनिट, तो वो हो जाएगी कितनी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसी को हम बोलते हैं वेबर, इसी को बोलते हैं वेबर, या आप इसको लिख सकते हो डब्ल्यू बी। अब आपको अगर एसआई यूनिट याद है तो सीजीएस यूनिट की बात भी कर लेते हैं, सीजीएस यूनिट। तो टेस्ला को हम सीजीएस में बोलते थे गॉस, है ना। या आपको याद हो भाई, 1 गॉस में कितना होता था, 1 गॉस इज इक्वल टू, है ना, मतलब एक टेस्ला में होते थे 10 की पावर गॉस। अगर एक गॉस की बात करूंगा तो उसमें हो जाएंगे 10 की पावर माइनस टेस्ला, है ना। मैं इसको दोनों तरफ लिख देता हूँ, 1 टेस्ला में होता है 10 की पावर गॉस, है ना। या फिर अगर 1 गॉस में बोलेंगे तो 10 की पावर -4 टेस्ला। तो यहाँ पे आ जाएगा गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर को क्या बोलेंगे सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर, और टेस्ला को बोलेंगे गॉस। और इन दोनों को साथ में बोला जाता है मैक्सवेल, क्या बोला जाता है, मैक्सवेल। तो जो इसकी यूनिट होती है वो होती है मैक्सवेल, आप उसे सिर्फ एमएक्स भी बोल सकते हो। देखो यहाँ से अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो हमारे पास फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया, एक तो फॉर्मूला भाई हमारे पास ये है बी डॉट ए। ये तब आप यूज़ करोगे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे, इज इक्वल टू। और अगर स्केलर में दे रखा है, एंगल की नॉलेज है आपको, तो आप बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लोगे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। बाकी इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट हो गई वेबर, सिंपली, है ना। इसका मतलब क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने टेस्ला में यूज़ की है, एरिया आपने मीटर में यूज़ किया है, तो आपका जो फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो किस में आएगा, वेबर में आएगा। और इसकी जो सीजीएस यूनिट हो जाएगी, सीजीएस यूनिट। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट यूज़ करोगे गॉस, और एरिया यूज़ करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको ये किस में आएगा, फिर मैक्सवेल में आएगा। तो आप इसको मैक्सवेल, पूरा मैक्सवेल भी लिख सकते हो, आप इसको एमएक्स भी लिख सकते हो। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब क्या है, आपने मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया है गॉस में, एरिया को यूज़ किया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, आप ध्यान रखना। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है भाई कि 1 वेबर में कितने गॉस होंगे, कितने मैक्सवेल होंगे, कितने मैक्सवेल होंगे, इस तरीके से ये आपसे पूछ सकता है। जैसे जैसे 1 टेस्ला में
है ना। 1 टेस्ला में कितने थे, 1 टेस्ला में कितने गॉस थे, 10⁻⁴ थे। तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, 1 वेबर का मतलब क्या हो गया, 1 वेबर का मतलब हो गया 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड का हो गया ऐसा यूनिट टेस्ला, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ गॉस। टेस्ला की जगह ये आ गया, और मीटर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो स्क्वायर में क्या हो जाएंगे 10⁻⁴। तो ये आ जाएगा 10⁸ मैक्सवेल, है ना। गॉस और सेंटीमीटर स्क्वायर मिलके क्या बन जाएंगे, मैक्सवेल। इसलिए यहाँ पे कितना आता है 10⁸ मैक्सवेल। तो आप ये बात भी ध्यान रखना। तो फ्लक्स समझने के बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई की। तो देखो मैं आपको पहले पिछले चैप्टर में लेके चलता हूँ। हमने वहाँ पे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एक चैप्टर नंबर 4 में। क्या पढ़ा था हमने वहाँ पे, अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होता था और इसके पास अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को लेके जाते थे, तो अगर इसमें करंट है तो ये नीडल में क्या आता था, डिफ्लेक्शन आता था। जिसका मतलब क्या है कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट, अगर किसी कंडक्टर में करंट है तो ये क्या प्रोड्यूस कर देता है अपने आसपास, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसका कंफर्मेशन हमें इस नीडल में डिफ्लेक्शन से पता चल रहा था। तो बस इसका रिवर्स हो गया यहाँ पे। देखो क्या हुआ, हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए, अभी हम करेंगे उनको डिस्कस। लेकिन उन एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से ऐसा हुआ कि देखा गया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए, अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए और अगर वो सर्किट क्लोज है, तो वहाँ पे करंट बन जाता है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट हो जाए, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिज्म से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात कर लेते हैं पहले कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तो हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो फैराडे जी और हेनरी जी ने किए थे। देखो आपने क्या क्या किया था उन्होंने, देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, ये कॉइल है, मैंने सिंगल टर्न लिया है आपके समझने के लिए। एक सिंगल कॉइल है और ये सर्किट क्लोज्ड है और हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो अभी क्या किया उन्होंने, यहाँ पे अभी ये भी रेस्ट पे है हमारा सिस्टम, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, कोई भी मूव नहीं कर रहा है, हमने ऐसा रखा हुआ। तो देखा कि यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया मतलब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और वैसे भी जब तक हमने बैटरी लगाई नहीं, कोई सोर्स नहीं लगाया, करंट आना भी नहीं चाहिए था, सही बात है, नहीं आया। लेकिन हुआ क्या, अगले ही केस में हमने क्या करा, इस मैग्नेट को ना आगे मूव कर दिया किसी वेलोसिटी से, है ना। मान लो 10 मीटर पर सेकंड से इसे आगे मूव कर दिया। अब जैसे हमने इसको मूव करना स्टार्ट किया ना, तो ये तो रेस्ट पे है, ये तो रेस्ट पे है। तो जैसे इसको मूव करने लगा, देखा यहाँ पे ना डिफ्लेक्शन आ गया किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लेते हैं इधर को आ गया डिफ्लेक्शन, इधर को डिफ्लेक्शन आ गया, तो डिफ्लेक्शन आने लग गया। अगर डिफ्लेक्शन आने लग गया इसका मतलब क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हो गया। और ये करंट आ रहा है क्योंकि इसकी वजह से है ना, मूव करने की वजह से आ रहा है। बैटरी तो है नहीं यहाँ पे, बैटरी तो नहीं है, लेकिन इसके मूव करने की वजह से यहाँ पे करंट पैदा हो गया, प्रोड्यूस हो गया। इसलिए इस करंट का नाम बोलते हैं इंड्यूस करंट। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड करंट। मतलब यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट आ गया। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये चीज़ रिवर्स कर दी। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोबारा दोबारा रिपीट किया। उन्होंने इसको ही रहने दिया, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इसको मूव करते हैं। इसको मूव किया उन्होंने, इस एपरेटस को 10 मीटर पर सेकंड से, तब भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, तब भी डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो दोनों ही केस में क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, एक काम करा, इसको 10 से ना मूव करके इसकी वेलोसिटी डबल कर दी, इसको 20 से मूव करा। अब यहाँ पे इसको 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर दिया, बढ़ा दी वेलोसिटी, इसको अभी भी रेस्ट पे रखा। तो देखा कि अब जाके जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा था, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री डिफ्लेक्शन आ रहा था, और यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया, मोर डिफ्लेक्शन आने लग गया सेम डायरेक्शन में, मोर डिफ्लेक्शन। मतलब करंट जो इंड्यूस हो रहा था वो फिर से यहाँ पे भी करंट इंड्यूस हुआ, और यहाँ पे ज़्यादा इंड्यूस हो गया करंट। और उन्होंने फिर एक और चीज़ करी, एक काम किया उन्होंने, उन्होंने क्या करा, एक काम करा, इसको भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर दिया और इसको भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर दिया, दोनों को सेम स्पीड से मूव कर दिया, दोनों को सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर दिया। तो अगर ये देखा और फिर यहाँ पे डिफ्लेक्शन चेक किया, तो यहाँ पे फिर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, यहाँ पे कोई करंट नहीं आया। तो ऐसे सीरीज, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने सीरीज में, तब जाके उन्हें पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने फिर सोचा अब हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे भैया क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है ना। अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे हमारी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं ऐसे, ये नॉर्थ पोल है ना, ये इससे निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है ऐसे, और इस तरीके से निकलती है भाई, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। तो जब हम इस मैग्नेट को है ना आगे ले जा रहे हैं ना, तो हो क्या रहा है, इस कॉइल से जो लाइंस जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो जा रही हैं, जब ये आगे जा रहा है तो वो बढ़ रही हैं, और पीछे जब जाएगा, जब पीछे करेंगे तो वो कम हो रही है। तो हो क्या रहा है कि जो लाइंस इस एरिया से जा रही हैं, पास हो रही हैं,
और लाइन जब एरिया से पास होगी इस कॉइल के एरिया से, उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये सब बातें हुई, एक्चुअल में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल का वो चेंज हो रहा है। एक्चुअली में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, क्योंकि सर्किट ये क्लोज है, इसीलिए करंट पैदा हो गया। तो कभी भी अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं और अगर वो सर्किट क्लोज होता है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस करंट आ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। अगर सर्किट क्लोज होगा तो करंट भी बहने लगेगा भाई। तो यही बात उन्होंने डिस्कस करी, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना इन विच एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन अ सर्किट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस। तो अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है तो फिर ईएमएफ आ ही जाता है ना। मैंने यही लिखा है, अगर अगर सर्किट क्लोज होगा तभी भैया क्या आ जाएगा, करंट भी आ जाएगा। अगर सर्किट ओपन होगा तो करंट नहीं आ पाएगा, है ना। करंट फ्लो करने के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो मैंने ये बात ऐसे लिख दिया, आपको ध्यान रहनी चाहिए। इंड्यूस करंट एग्जिस्ट ओनली वाइल द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। अब ये बात भी है, जैसे जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा ना, जब तक तब तक ही आएगा करंट। जब तक वो बदल रहा है तब तक ही करंट आएगा। अगर फ्लक्स, मान लो कि अगर हम मैग्नेट ले आते, मान लो एपरेटस था, मैग्नेट ले आ रहे हैं, मान लो अभी करंट आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, जैसे हम रुक जाएंगे ना इसको लेके, तो फिर वहाँ करंट जीरो हो जाएगा, फिर वहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, फिर इसको मूव करेंगे फिर आएगा। तेजी से जाएंगे तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, हल्के हल्के जाएंगे तो कम डिफ्लेक्शन आएगा, और रुक जाएंगे तब भी नहीं आएगा। तो इसीलिए फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया, अगर आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ जीरो आएगा, करंट जीरो आएगा। और यही सारी बातें उन्होंने अपने लॉज में ऐड कर दी। अब पढ़ लेते हैं लॉज। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमें यहाँ पे फेराडेज के लॉज के बारे में पढ़ना है और लेंज लॉ के बारे में पढ़ना है। तो फेराडे के जो लॉ है वो मेन हमारा मैग्नीट्यूड की बात करता है, और लेंज लॉ हमें डायरेक्शन बताना सिखाता है कि भाई करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या ईएमएफ का जो पोलैरिटी होगी वो किस सेंस में आएगी, किधर को आएगी, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, कितना ईएमएफ आएगा ये बताएगा, कितना अमाउंट आएगा ईएमएफ का ये बताएगा फेराडे के लॉज, और कितना किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ये हमें बताएगा कौन, लेंज लॉ बताएगा। चलो इनको डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो हमारा पहला जो लॉ है वो है हमारा फेराडेज फर्स्ट लॉ। तो देखो फेराडे फर्स्ट लॉ वही है, बस इस बात को अगर आप कंक्लूड कर दें एक बात में तो वही हमारा फर्स्ट लॉ बन जाता है, क्या कि जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हमारा क्या आता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इसी बात को हम बार बार सेम बात को हम रिपीट कर रहे हैं। और अगर सर्किट क्लोज होगा तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, फ्लो। तो फर्स्ट लॉ सिर्फ ये स्टेटमेंट है कि भाई अगर जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक होता है कोई फ्लक्स और अगर वो चेंज हो रहा होता है तो ईएमएफ जरूर आ जाता है। इसी बात को हम बोलते हैं फेराडे फर्स्ट लॉ। फेराडे सेकंड लॉ बात कर लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड की, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बोलते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस ईएमएफ का, अब इंड्यूस ईएमएफ के ईएमएफ को हम लोग स्मॉल ई से लिखेंगे, है ना। नॉर्मल ईएमएफ हम लिखते थे कैपिटल ई से, या फिर हम इसको ऐसे लिखते थे कैपिटल ई से, है ना, नॉर्मल ईएमएफ को। पर इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड होने की वजह से है इसलिए हम इसको स्मॉल ई से लिख देंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। तो कितना फ्लक्स में रेट चेंज है, मतलब डी फाई अपॉन डी टी, उसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस बात को बोलता है कौन, फेराडे सेकंड लॉ। ये हमारा हो गया फेराडे का सेकंड लॉ। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स का रेट चेंज, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ आएगा। इसीलिए जब हम इस वाले एक्सपेरिमेंट में, जब हमारी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी तब कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा था, मान लो 30 डिग्री आ रहा था। पर जैसे हमने इस वेलोसिटी को डबल कर दिया तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन में मान लो 60 डिग्री, है ना, बढ़ गया। तो डबल करा क्योंकि ये जो फ्लक्स चेंज होने का जो रेट है अब वो कम टाइम में जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, इसीलिए ईएमएफ की वैल्यू यहाँ ज़्यादा आ गई थी, इसलिए करंट की वैल्यू भी ज़्यादा आ गई थी, इसीलिए डिफ्लेक्शन भी क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो हो गया कि इंड्यूस ईएमएफ होता है, दूसरा बताता है कितना होता है, और थर्ड बात कर लेते हैं अब लेंज लॉ की। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। देखो इस बात का मतलब क्या है कि मान लो आपके कोई कॉइल है ना, उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जिस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा ना ये उसी को अपोज करता है। देखो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे किसी रीजन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना, ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर चेंज ही नहीं होगी तो फिर फ्लक्स चेंज कैसे होगा, है ना। तो कांस्टेंट नहीं ली मैंने मैग्नेटिक फील्ड, कैसी ली है, वेरिएबल ली है, ये टाइम के साथ बढ़ रही है। और यहाँ पे कोई एक कॉइल रख देते हैं, मान लेते हैं इस तरीके का कोई कॉइल है, यहाँ पे कॉइल रख दिया। अब क्योंकि ये भैया कॉइल ये क्लोज्ड है ना, तो यहाँ पे क्या होगा,
इस फील्ड की वजह से ये फील्ड लाइन जो है इसके अंदर जा रही है और इसका कुछ एरिया भी है, तो यहाँ पे फ्लक्स भी है। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये वैल्यू जो होगी है ना, इसका एरिया जो भी होगा ये भी चेंज होगा, क्योंकि बी चेंज हो रहा है। मतलब कौन चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। मतलब कौन चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे इंड्यूस करंट आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। अब इंड्यूस करंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये तो हमारे फेराडेस के लॉ से भी हम कह सकते हैं भाई, है ना, इंड्यूस करंट आ जाएगा। लेकिन वो आएगा किस डायरेक्शन में? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो अंदर लाने वाली लाइन है ना, कौन सा फ्लक्स बढ़ रहा है? क्योंकि ये लाइंस अंदर जा रही थी इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा था, क्योंकि ये लाइंस जो है अंदर जाने वाली बढ़ रही है इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो ये बोलेगा कि मैं ऐसा करंट लेके आऊंगा जो लाइंस अपोज करना है, ये बढ़ रही है ना, मैं इसको घटाऊंगा। अगर ये बढ़ रही होंगी तो ये घटाने का काम करेगा, अगर ये घट रही होती तो ये उससे सपोर्ट करता, बढ़ाने का काम करता। मतलब क्योंकि ये लाइंस बढ़ रही हैं तो ये बोलेगा, किसी कॉइल में कैसे निकलते थे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कि कोई कॉइल है ऐसे, अगर इसमें करंट मान लो ऐसे है, ऐसा है करंट, तो हम कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड? करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करते थे और जहां थंब होता था वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता था ऐसे। तो सिमिलरली, तो ये लाइंस अंदर जा रही है तो हमें ये बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, तो ये अपना क्या कर देगा? अपोजिट, ये अपना करंट इस तरीके से लाएगा कि इसकी जो फ्लक्स होगा वो बाहर की तरफ आए, जो लाइंस हो वो बाहर की तरफ आए। तो इसलिए हम थंब रखेंगे बाहर और फिर देखो हमारी फिंगर्स कल किधर को हो रही है? इस डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे जो करंट आएगा, इंड्यूस करंट, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल आई से। स्मॉल आई का मतलब क्या होगा? इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में आएगा। क्यों आ रहा है इस डायरेक्शन में? ताकि इसकी खुद की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर को आए, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को आए, तभी तो अपोज कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, है ना, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, हमारे पास एक स्क्वायर लूप है ऐसे, यहाँ पे एक स्क्वायर लूप रखा है ना, रेक्टेंगुलर लूप ले लेते चलो। और इस लूप में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो हमें बताना है, पहली बात आपको बतानी है कि क्या यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, और अगर होगा तो किस डायरेक्शन में आएगा करंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज कर रही है तो बी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा होगा? फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, है ना भाई। देखो फ्लक्स के फॉर्मूले में तीन चीज़ है भाई, बी, ए और एक थीटा भी है, बी, ए, थीटा। अब इन तीनों में से कोई भी एक चेंज होगा, कोई भी एक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल के साथ, करंट आएगा, और करंट आएगा तो उसका डायरेक्शन में बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है ना, ये कौन सी वाली कम हो रही है? बाहर जाने वाली लाइंस कम हो रही है, तो वो बोलेगा अच्छा कम हो रही है, बढ़ाओ इसको। क्योंकि पिछले केस में क्या हो रहा था, देखो ये बढ़ रही थी, बोल रहा था घटाओ इसको, और यहाँ पे क्या है? घट रही है, तो बोलेगा बढ़ाओ इसको। तो कैसे बढ़ाएगा भाई? जिधर को है उधर को ही रख दो। तो ये इस डायरेक्शन में फिर से, है ना, इस बार सपोर्ट करने के लिए करंट कैसा आ जाएगा? फिर से एंटी क्लॉकवाइज आ गया, है ना। सर क्या हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ कि आंसर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा बच्चों। मान लो आपके पास मान लो आपके पास ये करंट है, एक वायर में करंट है ना, ये कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट करंट है यहाँ पे इस वायर में। और मैंने यहाँ पे एक लूप रख दिया फिर से, ओहो, यहाँ पे मैंने एक लूप रख दिया ऐसे, स्क्वायर लूप ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लूप रख दिया ऐसे, यहाँ पे लूप रख दिया। और मेरा सवाल ये है आपसे कि ये लूप यहीं रखा है ना, करंट कांस्टेंट है, ये लूप यहीं रखा है, तो इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे इंड्यूस करंट कितना आएगा पहले केस में? अगर लूप रेस्ट पे है ना, मैं लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, अगर इफ लूप, नो नाम दे देता हूँ मैं, PQRS, है ना, तुम्हारे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। इफ लूप PQRS इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट के बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो आएगा कि नहीं आएगा इंड्यूस करंट? तो भाई एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है,
इसकी वजह से यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब पास वाला पॉइंट है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन की वजह से कितनी होती है, याद है आपको वो, है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डिस्टेंस, है ना, एम्पेयर सर्किट लॉ याद है आपको, ऐसा लगाते थे एम्पेयर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इस तरीके से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी स्ट्रेट वायर की वजह से वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी कैसे होगी, देखो अंदर की तरफ होगी, है ना, कैसे होगी, अंदर की तरफ, राइट हैंड, है ना, थंब रूल लगाओगे तो भैया कर्ल कर रही है अंदर की तरफ, है ना, पाम रूल लगाओगे तो अंदर की तरफ, जैसे भी लगाओगे तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो अंदर की तरफ आएगी। और ये वाला जो पॉइंट है पी एस वाले जो नज़दीक वाले पॉइंट है यहाँ ज़्यादा स्ट्रांग होगी और हल्के हल्के ये वीक होती जाएगी। हाँ या ना, जैसे जैसे डिस्टेंस चला जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती रहेंगी, कम होती जाएंगी। इस तरीके से आपको लगभग लगभग एक आइडिया हो जाएगा, डिक्रीज होती जाएगी डिस्टेंस के साथ। हाँ या ना। तो अगर ये लूप रेस्ट पे है तो करंट इंड्यूस आएगा, और आएगा तो किधर को आएगा, भले ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही हो ऐसे, लेकिन अगर अभी इससे कितनी लाइन जा रही है, मान लो ये एक एक क्रॉस एक एक लाइन है, ये कितने हो गए, 5 4 9 3 12 3 15 आ गए, है ना। तो ये जो 15 लाइन्स है, ये 15 लाइन्स, अरे अभी भी थोड़ी देर बाद भी तो 15 लाइन्स ही है। आप चाय वाय पी के आ जाओ तब तक, तब भी देखोगे तब भी कितनी लाइन्स होंगी, 15 लाइन्स होंगी। एरिया फिक्स है फिगर का, तो फ्लक्स सेम नहीं रहा। तो अगर आपका लूप बैठा हुआ एक जगह पे तो ये फ्लक्स तो सेम रहा ना भाई। क्यों रहा सेम, क्योंकि ये करंट सेम है। ये इधर अभी जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था थोड़ी देर बाद भी उतनी ही कर रहा है, ये इधर जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था अभी भी उतनी ही कर रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए इस केस में इंड्यूस करंट कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा ही नहीं। क्वेश्चन तो तब बनता जब ये लूप क्या कर रहा होता, ये इधर को मूव कर रहा है। सेकेंड केस, इफ लूप इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, तो अब बताओ डायरेक्शन ऑफ किसका, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, अब आपको बताना है। तो अगर ये इधर को मूव कर रहा है तो भाई हल्के हल्के मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे जैसे आप आगे जितना आगे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती जाएगी ना, इसकी वजह से, क्योंकि एक वायर है, डिस्टेंस के कैसा होता है, ये इन्वर्सली होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली है। तो जैसे जैसे लूप आगे जाता रहेगा जो लाइंस का नंबर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, नहीं होता जाएगा कम, तो कम होता जाएगा। लेकिन वो क्या बोलेगा, कम हो रहा है तो बढ़ा दो, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा बढ़ाने की। इसीलिए इस बार वो सपोर्ट करने की कोशिश करेगा कि कम हो रहा है भाई, बढ़ता तो घटाता, घटेगा तो वापस से बढ़ाएगा। तो कौन सी लाइंस कम हो रही है, अंदर जाने वाली लाइंस कम हो रही है। तो फिर से हम लोग अपना ये कॉइल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, थंब अंदर रख देंगे। ये वाली लाइंस कम हो रही है अंदर जाने वाली, तो हम अंदर रख देंगे अपना थंब ऐसे, और इस डायरेक्शन में अगर थंब रख देंगे तो फिंगर्स कहाँ कल हो रही है, इस डायरेक्शन में। तो देखो इस बार आंसर अपने आप क्लॉकवाइज आगे नहीं आ गया, है ना। तो भैया ने एग्जाम्पल ही ऐसा ले लिया कि क्लॉकवाइज आंसर आ जाए। तो इसलिए इस बार कैसा आएगा करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो हमारे पास एक यहाँ पे कॉइल है एक, है ना, कैसे बनाए इसको, ऐसे बना देते कॉइल, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते कॉइल। अब जिन्होंने भैया मुझसे चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है उनको पता है ये सॉलिड लाइन का मतलब क्या है, बाहर, है ना। ये कॉइल ऐसे रखी है ना, ये है बाहर वाली, और जो डैश बनाई है ये पीछे वाली है ना। इसको मैं नहीं बना सकता ना, यहाँ पे नहीं बना सकता ना, इसलिए 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 ऐसा ना, ये प्लेन, भाई प्लेन ऐसा है, मैं ऐसे कैसे बनाऊँ बताओ, आप बना लोगे, नहीं बना पाओगे ना, तो मैं भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसीलिए जो सॉलिड वाली लाइन है वो आगे की तरफ है और डैश वाले पीछे की तरफ है। तो और क्या हो रहा है, ऊपर से ना, यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे कोई मैग्नेट गिर रहा है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ये मैग्नेट गिर रहा है। तो आपको मुझे बताना है कि अगर ये एक पॉइंट से लेकर 2 तक जब तक आएगा, है ना, जब तक ये जो मैग्नेट है, जब तक ये मैग्नेट 1 से 2 तक आ रहा है तब तक इंड्यूस करंट आएगा। अगर आएगा तो डायरेक्शन कैसा होगा इस कॉइल में, उसका डायरेक्शन कैसा होगा ये आपको बताना है। देखो अगर ये कॉइल नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो इससे निकलने वाली जो लाइंस है, पहले दूर था तो पहले कम लाइंस आ रही थी इस कॉइल से, लेकिन जैसे जैसे ये पास आ रहा है, जैसे जैसे ये पास आ रहा है, अब क्या हो रहा है, लाइंस बढ़ रही है। पहले भैया सिर्फ 2 लाइनें जा रही थी, इससे 3 लाइनें जा रही थी। अब जैसे पास आ जाएगा बिल्कुल यहाँ जाएगा तो भैया सारी लाइनें जाने लग जाएंगी, बहुत सारी लाइनें जा जाएगी। तो इस बार मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है।
एरिया तो सेम है कॉइल का, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो सोचेंगे कैसे? तो अपोज करना है ना हमें। तो इस वाले में जब भी मैग्नेट वाले सवाल आ जाएंगे ना, आप इस तरीके से सोच लो कि आप सोच लो जैसे नॉर्थ पोल आ रहा है ना पास, नॉर्थ पोल पास आ रहा है ना, तो हम अपोज करना चाहते हैं। तो अपोज कैसे करेंगे? तो अगर ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल बन जाए तो नीचे वाला फेस क्या बन जाए? साउथ पोल बन जाए। भाई ये नॉर्थ है, नॉर्थ पास आ रहा ना, तो ये कैसा होना चाहिए? नॉर्थ पोल हो जाएगा, तभी तो रेपेल कर पाएगा। और नॉर्थ पोल में जो फेस आपको नॉर्थ दिखता है उसमें करंट कैसा घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उस फेस में। और जिस जो फेस आपका क्लॉकवाइज होता है ना, वो कैसा होता है? साउथ पोल होता है। तो ये क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई आपके पास कोई कॉइल है ऐसे, है ना, अगर आप यहाँ से करंट ऐसे घूम रहा है अगर, तो मुझे तो ये क्लॉकवाइज लग रहा है ना, लेकिन अगर मैं इधर से देखूंगा तो कैसा हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा इस तरफ से। तो सिमिलरली हम बोल रहे हैं कि अगर नॉर्थ पोल आ रहा होगा पास, पास आ रहा है ना, हमें अपोज करना है, तो क्या बना दो? नॉर्थ पोल बना दो। तो ये बच जाएगा नॉर्थ पोल। इसीलिए हम बोलेंगे अगर ऊपर से देखोगे आप, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको करंट कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ पोल है, तो ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे ऊपर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ऐसे दिखेगा, है ना। लेकिन अगर कोई नीचे से देख रहा है तो उसको कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज लगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं ऊपर से क्लॉकवाइज। तो देखो ऐसा आएगा फिर बाहर जाएगा, ऐसा आएगा फिर बाहर जाएगा, ऐसे, है ना। तो ये इस तरफ को आएगा, है ना। आप सोच के देखना। देखो आप ना ऐसे बता सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर मैं कॉल को ऐसे रख दूं, अब आपको तो ये दिख रहा ना, अब आप कैसे बताओगे? तो या तो इधर से देख सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या तो इधर से देख सकते हैं। हम ऐसे कैसे बताएं? मैं भी नहीं बता सकता, है ना, कोई नहीं बता सकता। तो आपको कॉइल के ऊपर जाके, है ना, यहाँ से कैसे बताए भाई कि क्या कहाँ जा रहा है करंट, है ना। तो आप या तो ऊपर से पूछेगा, आप अपना आंसर भी देंगे यहाँ पे, तो आप बोलोगे यस इंड्यूस करंट आएगा। डायरेक्शन आप क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख देना भाई एज व्यूड फ्रॉम अबव या टॉप, जो भी, है ना। ऊपर से देखने पे कैसा लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात ऑब्वियस हो गई कि नीचे से देखने पे कैसा लगेगा? फिर क्लॉकवाइज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और सवाल ले लेते हैं, चलो एक और सवाल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कॉइल है, ये कॉइल है ना। अब मैं आपको पता चलिए ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसे देखना है। तो ये मैंने बना दिया मैग्नेट, और ये हमारा जो है साउथ पोल है, चलो नॉर्थ पोल ही ले लेते हैं, और ये साउथ पोल है, और ये जा रहा है ऊपर। इस बार अगर ये ऊपर जा रहा है तो अब क्या इंड्यूस करंट आएगा? क्या क्या इंड्यूस करंट आएगा? पहली बात इंड्यूस करंट आएगा, और आएगा तो डायरेक्शन क्या होगा, है ना, अगर आप टॉप से देखोगे तो, है ना। ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आएगा तो कैसा आएगा और टॉप से देखने पे कैसा लगेगा। तो इस बार क्या हो रहा है? फिर से इस बार नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले जा रही थी वो कम हो रही है। पहले 3 लाइनें जा रही हैं, अब दूर चला जाएगा तो हो सकता है एक ही लाइन जाए, बहुत दूर चल जाएगा तो हो सकता है एक भी ना जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं जिस इस एरिया से पास होने वाली। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक इस कॉइल से वो कम होता जा रहा है। तो हमें क्या करना है? कम हो रहा है ना, हमें सपोर्ट करना है। या तो ऐसे सोच लो, या भाई नॉर्मल तरीका क्या, भाई नॉर्थ पोल दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है, इसकी वजह से आ रहा है ना फ्लक्स चेंज। हम क्या करेंगे? पास बुलाएंगे उसको। तो पास बुलाने का तरीका क्या है? अपोजिट पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा होगा तो पास बुलाने का तरीका क्या है? अपोजिट पोल सामने रख दो उसके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल। इसलिए इस वाले केस में कैसा दिखेगा हमें? क्लॉकवाइज दिखेगा, है ना। तो बाहर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से देखने पे क्या लगेगा? क्लॉकवाइज। और नीचे से देखने में कैसा लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लॉकवाइज, और इंड्यूस करंट बिल्कुल आएगा, है ना। तो मजा आ गया आपको? तो लेंस लॉ के मैंने आपको दे दिया बहुत सारे एग्जाम्पल। तो अगर यहाँ पे मैथमेटिकल आपको देखना है तो E इज इक्वल टू, इसको मैथमेटिकली हम सेम चीज को कैसे दिखाते हैं? E इज इक्वल टू d∅/dt। तो देखो होता ही है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, ये बात तो हमें पहले से पता है। लेकिन यहाँ पे बस हम एक माइनस साइन दिखा देते हैं। ये माइनस बताता है उस अपोजिशन को जो अपोज कर रहे थे ना हम लोग। दूर जा रहा था तो पास बुला रहे थे मैग्नेट को, है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज करी तो हम उसे बढ़ा रहे थे, और अगर इंक्रीज करी तो हम घटा रहे थे। इन सारी बातों का जो आंसर है वो इस माइनस साइन से आ जाता है। माइनस का मतलब क्या है भाई? माइनस साइन का मतलब है कि वो अपोज करना है हमें। तो ये हो गया हमारा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अगर आपके एग्जाम में आता है लिखने को तो आपको स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट भी लिखना है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है। अब चले जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो एनसीईआरटी का एक सवाल है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 in 0.7 seconds at a steady state rate. Determine the magnitudes of induced EMF and the current during this time interval. देखो
देखो पहले मैं आपको जनरल अप्रोच बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो आपके पास इनिशियल फ्लक्स निकालने का तरीका होगा, ठीक है। आपको शुरू का कुछ फ्लक्स दे रखा होगा, फिर आपको क्या करना है, फाइनल फ्लक्स निकालना है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो एक आपके पास इनिशियल फ्लक्स होगा, एक आपका फाइनल फ्लक्स होगा। आप दोनों को निकाल लो और दोनों का फिर डिफरेंस निकाल लो। मतलब क्या निकाल लो, डेल्टा फाई निकाल लो, ये निकाल लो आप। और फिर इसको किससे डिवाइड कर दो, आप टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, जो भी टाइम इंटरवल होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या देता है हमें, ईएमएफ, ये इंड्यूस ईएमएफ दे देगा। मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड हमें दे देगा, है ना, मैग्नीट्यूड निकाल के दे देगा ये। जैसे इंड्यूस ईएमएफ आ गया, अगर करंट पूछा होगा तो ईएमएफ के नीचे क्या लगा दो, बस रेजिस्टर लगा लो। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो ये हमारी जनरल स्ट्रेटेजी रहती है इन सवालों को सॉल्व करने की, है ना। तो ये आसान सवाल होते हैं, चलो इसको कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास स्क्वायर लूप है। देखो स्क्वायर लूप है हमारे पास, साइड उसकी 10 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस भी है उसका कुछ, और वो रखा है ईस्ट वेस्ट प्लेन में। तो मैं मान लेता हूँ इस तरीके से प्लेन है जो ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो भैया ये हमारा ईस्ट हो गया, हमारा वेस्ट हो गया, तो इसी प्लेन में रखा हुआ है। तो इस तरीके से प्लेन रखा हुआ है ना। मैं इसको ऐसे ही बना लेता हूँ भाई, ऐसे 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 ऐसे। ये हमारा ईस्ट हो गया, है ना, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो ऐसे रखा हुआ है स्क्वायर लूप। और ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस डायरेक्शन में है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो भैया नॉर्थ ऊपर हो गया, ईस्ट ही हो गया, तो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड। ये कितना एंगल बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, और ये हो गया हमारा प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो भैया ये ईस्ट है हमारा डायरेक्शन, है ना, ये ईस्ट ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना। तो इनके बीच में एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है ना, 45 डिग्री होता है। सही है बात। लेकिन हमें किसके साथ चाहिए होता है एंगल, है ना, हमें तो नॉर्मल के साथ चाहिए होता है ना। ये हो गया आपका नॉर्मल वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर। तो ये हुआ ना हमारा थीटा, तो भाई फॉर्मूले के हिसाब से तो थीटा कितना आया, 45। ये भी 45 ही आएगा, लेकिन हाँ कौन सा होना चाहिए पता होना चाहिए आपको। तो अभी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम निकालें तो बोल रहे हैं कि पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स इतना था, कितना था, बी ए कॉस थीटा था। तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से भाई। ये हो गया आपका फाई इनिशियल हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, बाद में हमारी फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो फाइनल फ्लक्स वैल्यू कितनी होगी, जीरो आ गई, है ना। और ये सब कितनी देर में हुआ, ये सब 0.7 सेकंड में हुआ। तो वैल्यूज निकाल लो बस। फाई इनिशियल, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये हमारी 0.1 टेस्ला, 0.1। एरिया कितना है, तो स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। और साइड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 10 की पावर -1 का स्क्वायर -2 -3, 10 टू द पावर -3 अपॉन √2। ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स आ गया, इनिशियल। इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर, है ना। ये आ गया आपका इनिशियल फ्लक्स। हमारा फाइनल फ्लक्स हमें पता ही था भाई, तो चेंज कितना आ गया, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, तो डेल्टा फाई, है ना। तो हमारे अगर हम इंड्यूस ईएमएफ निकालना, ये निकालो डायरेक्ट, ये होता है इंड्यूस ईएमएफ अपॉन इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, है ना। इसके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम लोग हमेशा। मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना हो गया, चेंज कितना आ गया, तो भाई जीरो माइनस दिस, तो यही आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो -3 अपॉन √2। और टाइम इंटरवल कितना है, ये सब हो रहा है 0.7 में, 0.7 में। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, चलो इसको निकाल लेंगे अभी। और हमारा जो करंट आ रहा है, इंड्यूस करंट, तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.5। तो भाई इंड्यूस करंट क्या होता है, ये होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये आ गया 10 टू द पावर -3। ईएमएफ की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, √2 इंटू 0.7, और नीचे 0.5 और आएगा। देखो एक ना कमाल की बात है क्या, √2 की वैल्यू ना, 1/√2 की वैल्यू, 1/√2 की वैल्यू, है ना। अगर आपने ये ध्यान दिया हो तो 1/√2 की वैल्यू, अगर आपने एसी का लेक्चर देखा हो या फिर आपको IRMS की वैल्यू पता हो, तो 1/√2 की वैल्यू तो 0.707 ही तो होती है, हाँ या ना, 0.07। तो ये 1/√2 है ना। और ये क्या है, 0.7। तो ये दोनों तो लगभग बराबर नहीं होते। मतलब इसकी वैल्यू क्या लिखूँ मैं, ऊपर लिखूँगा ना 0.7, तो ये कट गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये हटेगा, यहाँ 10 आएगा, 5 2 जा, तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो करंट आ गया इतना। तो ये हमारा करंट भी आ गया, और ईएमएफ भी हमारा कितना आ गया था, ये तो कट गया था, ईएमएफ आ गया था 10 के पावर -3 वोल्ट, है ना। आप इसको 1 मिली वोल्ट बोल लो चाहो तो, और इसको 2 मिली एम्पियर बोल लो, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं।
द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम टी इक्वल टू 4। तो देखो फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है हमें टाइम डिपेंडेंट 5t² प्लस 3t+16। तो हमें डायरेक्ट पता है इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है। इंड्यूस ईएमएफ कुछ नहीं होता है, ये -d∅/dt होता है, -d∅/dt। तो माइनस और इसको बस डिफरेंशिएट कर दो, तो 5t का स्क्वायर कितना हो जाएगा डिफरेंशिएट 10t हो जाएगा, 3t का हो जाएगा 3 और 16 का हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट है। बस ये हो गया ईएमएफ, ये किसी भी जनरल टाइम पे आ गया है ना। ये जो ईएमएफ आया ये किसी टाइम t पे आया, तो हमें कौन से टाइम पे चाहिए, हमें चाहिए 4 सेकंड पे कितना होगा, बस t की वैल्यू उठा के 4 डाल दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -10 × 4 + 3 बोले तो -43 वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा -43 वोल्ट। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कॉइल का रेडियस है 10, नंबर ऑफ टर्न्स भी है 500। देखो वैसे तो ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है ना, -d∅/dt, है ना। इसका तो फॉर्मूला होता है d∅/dt माइनस में, लेकिन ये 1 टन के लिए हो गया। अगर नंबर ऑफ टन ज़्यादा होंगे तो बस उतने टन्स और आ जाएंगे, है ना। हर 1 टन से फ्लक्स चेंज होगा, तो इसलिए ये जनरल फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू -d∅/dt। ओके, तो हमारा जो पॉइंट है टर्न्स है 500, रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम, ठीक है। इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है कुछ तो, है ना। ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मतलब प्लेन कैसा होगा फिर, ऐसा रखा होगा ना, है ना। सर्कुलर कॉइल है, ऐसा रखा होगा इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर हो गया। भाई भाई प्लेन ऐसा हो गया सर्कुलर प्लेन, इसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, यही तो हुआ ना। अब परपेंडिकुलर हो गया इसके, लेकिन नॉर्मल वेक्टर के कैसा हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर कैसा हो जाएगा, एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। आई बात समझ में। इट इज रोटेटेड, तो इनिशियली ये हो गया है ना, तो हम फाई इनिशियल निकाल लेते हैं। फाई इनिशियल, इनिशियल क्या है भाई, बी ए और कॉस 0 वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा, आ जाएगा। फिर फाइनल फाइनल फ्लक्स निकालने के लिए कुछ तो बोलेगा, ये क्या बोल रहा है, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। बोल रहा है अपने डायमीटर के अबाउट इसने 180 डिग्री, भाई ऐसे था, ऐसे ऐसे थे पहले मैग्नेटिक फील्ड, अब इसने इसको 180 डिग्री घुमा दिया, इसके वर्टिकल डायमीटर के अबाउट, इसके अबाउट घुमा दिया। इसके अबाउट कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा भाई। इसके अबाउट कैसे घुमाएगा, इसके अबाउट ऐसे ऐसे घुमाएगा। तो इसके अबाउट घुमा दिया, कितना घुमा दिया 180 डिग्री। तो जो पहले आप एरिया वेक्टर इधर ले रहे थे वो इधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है, तो 180 डिग्री से घुमा दिया, तो थीटा कितना आ जाएगा इस बार, तो यहाँ पे बी आएगा, ए आएगा, बस यहाँ पे कॉस के अंदर क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, बस जितने एंगल से घुमाओगे उतना एंगल यहाँ लिख देंगे। बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कितना आएगा, करंट कितना आएगा। तो अगर आपने चेंज निकाल लिया फ्लक्स का, है ना, उसको बस टाइम से डिवाइड करना होता है, और ये सब हो रहा है कितनी देर में, ये हो रहा है 0.25 सेकंड में, टाइम दे रखा है, देना ही चाहिए। तो बस कैलकुलेटर कर दो, वैल्यू निकाल लो। फाई इनिशियल कितना आ रहा है, बी कितना है, बी है हमारा, कहाँ गया बी, बी कहाँ गया भाई, बी की वैल्यू ये रही 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, लास्ट में दे रखी है, हम ऊपर ढूंढ रहे हैं। और एरिया कितना है, एरिया है सर्कुलर कॉइल है तो πr² है ना, तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 10 मतलब 0.1 का स्क्वायर, और cos 0 तो 1 हो गया। और फाइनल कितना आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा, बी की वैल्यू वही 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, एरिया वही पाई रेडियस का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, और cos 180 कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये आप मत भूलना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जितनी वैल्यू आएगी यहाँ उतनी माइनस की आएगी। तो फाई इनिशियल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10⁻⁻2 यहाँ से आ रहा है, ये हो गया 6 पाई इंटू 10⁻⁻5 और -2 यहाँ से, तो -7 यहाँ से आया, तो इतने वीबर। और यही वैल्यू यहाँ पे कैसे आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, सॉरी 3 आया ना यहाँ पे, तो ये 3 है, 3 पाई है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 पाई, और मैंने ना मन में इसको इससे माइनस कर दिया तो वो 6 हो गया ऑलरेडी। ठीक है, 10⁻⁻7 और इतना क्या हो गया, इतने वीबर। तो दोनों का डिफरेंस है ना, तो अब देखो अब आएगा 6, तो डिफरेंस अब निकालोगे डेल्टा फाई, तो वो क्या हो जाएगा फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे कुल मिला के, तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 6 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर, है ना। अब क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो बस यहीं पे कर देते हैं यार इसको, ईएमएफ ई इज इक्वल टू,
तो फॉर्मूला होता है क्या है, डी फाई अपॉन डी टी, है ना। डी फाई अपॉन डी टी तब लिखेंगे जब डिफरेंशियल फॉर्म में दे रखो, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट देंगे क्या, डेल फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, और नंबर ऑफ टन्स हमेशा आप ऐसे लिखा करो, ई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। अब नंबर ऑफ टन्स गिवन होंगे तो हम यूज कर लेंगे, नहीं गिवन है तो मतलब एक ही टन होगा, है ना। पर आप नंबर ऑफ टन्स के साथ ही लिखा करो इस फॉर्मूले को। कभी कभी क्या होता है, हम नंबर ऑफ टन्स पे ध्यान नहीं देते और ये मिस हो जाता है ना। और क्योंकि एमसीक्यू में होता है तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में माइनस यूज कर रहे नहीं कर रहे, लोग कंसिडर कर रहे नहीं कर रहे कि मैग्नीट्यूड यूज कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन सब्जेक्टिव है तो आप लोग क्या करोगे, सब्जेक्टिव है तो भैया सिर्फ आप मैग्नीट्यूड में ही निकाल दो ना। वैसे तो आप मैग्नीट्यूड ही निकालो, अगर ऑप्शन में दिख रहा है कि वो माइनस यूज कर रहा है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया माइनस, सॉरी माइनस तो हमने हटा दिया, एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 500, और डेल्टा फाइव की वैल्यू ये रही तो इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, क्या आ गया 6 पाई इंटू 10⁻⁻7, और नीचे टाइम, टाइम इंटरवल कितना है, ये सब हुआ 0.25 सेकेंड में, यहाँ आ जाएगा 0.25। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है, आ जाएगी 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट, है ना। ये 1 ये 25 है 0.25, तो ये ऊपर जाके 4 बन जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ये इजीली आ जाएगा। बाकी फिर करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू के लिए क्या करना है, ईएमएफ के नीचे रेजिस्टेंस लगा देना है बस। ईएमएफ जितना आ गया इसे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस सिंपल दे रखा 2 ओम, तो इसका आधा करना है बस, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर, है ना। यूनिट लिखना मत भूलना भाई। तो करंट आ गया, इंड्यूस करंट आ गया इतना, इंड्यूस ईएमएफ आ गया इतना, तो दोनों पार्ट हमारे हो गए, तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। देखो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट लूप्स दे रखे हैं, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में यूनिफॉर्म अंदर की तरफ, और यहाँ पे लूप्स कोई बाहर जा रहे हैं कोई अंदर आ रहे हैं ना। ये 2 लूप, ये वाला लूप अंदर जा रहा है, ये दोनों लूप बाहर जा रहे हैं। बोल रहे बताओ लेंस लॉ की हेल्प से आप बताओ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा आएगा, वट इज विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो देखो एक एक करके कर लेते हैं। जैसे मान लो इस लूप की बात करें तो ये लूप अंदर जा रहा है, अगर ये लूप अंदर आ रहा है तो इस मोमेंट पे इसका जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। कौन सा वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, ये जो अंदर जाने वाली लाइंस हैं ये बढ़ रही हैं। पहले अगर 4 लाइनें जा रही थी, जैसे जैसे अंदर आ रहा है अब ये 10 लाइनें हो गई हैं, तो ये लाइन्स बढ़ रही हैं। तो बढ़ने वाली चीज़ को क्या करना है, बढ़ने वाली चीज़ को घटाना है, और जो चीज़ घट रही होगी उसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये जो बढ़ रहा है इसके अपोजिट में ले आएंगे फिर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा आएगा, ऐसा। तो इस डायरेक्शन में करंट आ जाएगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज बोल लो, है ना, ज़्यादा अच्छा क्या, इन्होंने लूप को नाम दे रखा। तो देखो करंट कैसा जाएगा, ABCD डायरेक्शन में, तब बोलोगे ABCD के डायरेक्शन में करंट घूम जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। सेकंड पार्ट क्या है कि ट्रायंगुलर लूप क्या बाहर जा रहा है। अब अगर ये बाहर जाएगा तो इसकी जो यारी लाइंस हैं, ये जब बाहर चला जाएगा तो ये बाहर जाता है तो इसकी लाइंस कम हो जाएंगी ना। अभी 10 लाइनें जा रही होंगी मान लो इससे, तो बाद में कितनी जाएगी, 6 जाएंगी, फिर और बाहर जा रहा होगा तो 5 हो जाएंगी, वो तो कम होती जा रही है, डिक्रीज कर रही है। कौन सी लाइंस कम हो रही है, जो लाइंस अंदर जा रही हैं वो कम हो रही है, इसलिए कम होने वाली चीज़ को क्या करना है, बढ़ाना है। तो वो इसके सपोर्ट में इस बार मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से लूप में आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट मिले। तो ये लाइंस कम हो रही है तो अपना थंब वहीं रख दो, यहाँ रख दिया हमने, तो ये कैसा आ रहा है देखो, क्लॉकवाइज, यानी कि करंट ऐसे जाएगा ऐसे। तो जिसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ACB, है ना। ऐसा बोल दो, या आप इसे क्लॉकवाइज भी बोल लो, है ना। वैसे तो ACB है ना, ऐसे इस ऑर्डर में लिखो, नाम दे रखे ना उसने लूप्स को, तो लूप क्या ना डायरेक्शन बता देंगे हम, नाम लेके आंसर ज़्यादा सही है। फिर यार लूप कहाँ रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये लूप देखो बाहर जा रहा है। अगर ये लूप बाहर जा रहा है तो इसकी लाइंस कम हो रही हैं कि बढ़ रही हैं, इसकी लाइंस कम हो रही है, और कम हो रही है तो हम सपोर्ट करेंगे। वही है, जिसके कम नंबर है हम सपोर्ट करेंगे, जिसके ज़्यादा आ रहे उसको भी सपोर्ट करेंगे, है ना। लेकिन लेंस लॉ नहीं करता। लेंस लॉ क्या बोलता है, अगर ये लाइंस कम हो रही हैं, अगर ये लाइंस कम हो रही हैं तो इसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो ये वाली लाइंस कम हो रही है तो अपना थंब भी वहीं रख दो, उसी डायरेक्शन में रख दो, तो करंट कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो ये क्या है डायरेक्शन, है ना, क्या है ये डायरेक्शन, ABC तो हो गया ये, है ना, ABC। इसका आंसर भी क्या हो गया, ABC। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो फिर से हमारे पास 2 लूप है ना। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है। ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, ये हमारा सर्कुलर लूप है, और ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आर मूविंग आउट, है ना, दोनों बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, है ना, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट। बोल रहे किस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन। बाहर जाते हुए किस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट होगी और किस में नहीं होगी। देखो
जब ये रेक्टेंगल लूप बाहर जा रहा है ना, तो ये मान लो ये ऐसे यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचेगा, फिर ये यहाँ पहुंचेगा ऐसे। तो इसका जो मान लो, इसकी मान लो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। कितनी वेलोसिटी है दोनों की? 1 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड में ना इसका ये वाला हिस्सा सिर्फ 1 मीटर बाहर आ रहा है, 1 मीटर। अगले सेकंड में कितना आ रहा है? 1 मीटर। अगले सेकंड में कितना आ रहा है? 1 मीटर। और इसका ये लेंथ तो फिक्स है, ये तो फिक्स है लेंथ। और ब्रेथ कितनी बाहर जा रही है? 1 मीटर, 1 मीटर। तो इसका जो बाहर जाने का जो एरिया है ना, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है, तो इसका पहले इतना एरिया बाहर आएगा, अगले सेकंड में भी इतना ही एरिया बाहर आएगा, अगले सेकंड में भी एरिया बाहर आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका रेट निकालूं ईएमएफ का, वो क्या होता है भाई? d∅/dt होता है ना। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है? ba, है ना। थीटा तो भैया कितना है? 0 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड तो चलो कांस्टेंट है, लेकिन जो एरिया का रेट है, एरिया, ये कांस्टेंट है यहाँ पे। ये किसी पर्टिकुलर रेट से बाहर आ रहा होगा, और ये कैसा है ना, लेंथ तो फिक्स ही रही। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, ये लेंथ जब ये बाहर आएगा, जब ये सर्कल यहाँ पहुंचेगा, तो शुरू में ये लेंथ है। जब ये सर्कल इतना बाहर चला जाएगा, मान लो इतना बाहर चला जाएगा, तो अब देखो ये लेंथ है, ये लेंथ है। तो जो एरिया बच रहा है, वो एरिया कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखो हर बार ये लेंथ ही चेंज होती है, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर कम हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे जो एरिया के रेट ऑफ चेंज है, वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिकली बोलूँ, तो d/dt, ये जो है ना, ये इसका कांस्टेंट नहीं है, ये ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो ये बाहर जा रहा है, इसका जो एरिया बच रहा है अंदर, वो ही वेरिएबल है, वो फिक्स है। हम ये नहीं बोल सकते कि हर सेकंड में इतने मीटर स्क्वायर के रेट से बाहर आ रहा है, लेकिन यहाँ हम बोल सकते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि लेंथ फिक्स है और ब्रेथ की तो एक स्पीड होगी, जिस स्पीड से बाहर जा रहा है उसी स्पीड से बाहर आ रहा है, बस ऐसे। तो एक पर्टिकुलर हर सेकंड में एक एरिया बाहर आ रहा है, सेम एरिया बाहर आ रहा है, हर सेकंड में सेम एरिया बाहर आ रहा है, लेकिन ऐसी शेप में नहीं आ रहा है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको एक और दे सकता हूँ। मान लो आपका एलिप्स होता है, ये एलिप्स होता, और यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड चालू रखी होती है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती, और ये बोलता बताओ भाई एलिप्स ये जो है ये बाहर जा रहा है, अब ये बाहर जा रहा है, क्या इसका ईएमएफ कांस्टेंट आएगा? नहीं। इसका ईएमएफ भी कैसा आएगा? कांस्टेंट नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर एक स्क्वायर होता तो, अगर एक स्क्वायर होता तो, एक स्क्वायर होता, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता तो, और ये बाहर जा रहा होता तो क्या आता आंसर? तब भी यही आता, है ना। रेक्टेंगल भी स्क्वायर ही होता है ना। लेकिन इसका भी रीज़न वही है ना, इसका जो बाहर आएगा, ये जो एरिया है इसका, ये रेट फिक्स है बाहर जाने का, इसीलिए। तो जिस शेप की भी आपकी ये वाली जो लेंथ होगी, अगर ये बदल रही है, अगर ये बदल रही है, तो जितनी भी सर्कुलर टाइप की शेप हो गई है ना, ऐसी ओवल शेप हो गई, तो ये वाली शेप का आंसर क्या आएगा? है ना, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। तो क्या बोल रहा है, किस में कांस्टेंट आएगा? तो भैया इसमें कांस्टेंट आएगा और इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। आप इस बात को अच्छे से समझ लो। ये PYQ भी है, और ये अलग अलग तरीके से पूछा गया है एग्जाम में, अलग अलग तरीके से पूछा गया है काफ़ी बार, है ना। तो आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट इज मोशनल ईएमएफ। देखो मोशनल ईएमएफ क्या है कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना। मान लो कोई कंडक्टर है ऐसे, और ये ऐसे मूव करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस मोशन की वजह से भी कुछ ईएमएफ आ जाता है, इसीलिए इसका नाम है मोशनल ईएमएफ। पहले इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं, है ना, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। और तो मोशनल ईएमएफ क्या है? इट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, इस वजह से भी ईएमएफ आ जाता है ना। सिंपल मतलब क्या है कि कंडक्टर अगर मूव करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो मूवमेंट कर रहा है, चाहे वो ऐसा चले, चाहे वो गोल गोल घूमे, मूवमेंट करे बस। अब जब भी मूवमेंट करेगा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और मूवमेंट की वजह से आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो देखो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो मैं इसका डेरिवेशन आपको दो तरीके से करा रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इससे पहले कौन से तरीके से पढ़ा है, तो मैं दोनों तरीके डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तरीका जो मैं बिल्कुल डेफिनेशन है ना, जो फेराडे लॉ में बोलता है, उस हिसाब से कर रहा हूँ मैं। तो मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है ना, ये एक पूरा रेक्टेंगुलर आर्म है हमारा। मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। तो ये एक हमारा पूरा पूरा सर्किट बन गया, और ये यहाँ से इस तरीके से मूव कर रहा है सेम स्पीड से। ये जो वेलोसिटी है ये सेम है ना, स्पीड सेम है हमारी, v इधर को मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं ये यहाँ से अभी x डिस्टेंस पे पहुंचेगा, है ना। तो ये देखो मूव करते करते कहाँ जाएगा? ऐसे यहाँ आ जाएगा। तो जो एरिया बनेगा, है ना, जो एरिया बचेगा, वो तो सिर्फ इतने से जा रहा है ना फ्लक्स। फिर जितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, वो क्या हो गई? इतनी हो गई। और जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बनाई है, ये यूनिफॉर्म है। ये B कैसा है? ये यूनिफॉर्म है। तो देखो वही मैंने लिखा डेरिवेशन में कि कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, वायर ऑफ लेंथ L है इसकी, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड V
इन अ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम रहेगी, बस हाँ ये इधर आ रहा है, तो ये वाला जो आर्म है ये मूव कर रहा है। तो अभी हमारा सर्किट इतना बड़ा है, फिर ये इधर आ गया, तो हल्के हल्के देखो ये एरिया छोटा होता जा रहा है। अब क्योंकि ये एरिया छोटा होता जा रहा है इसीलिए यहाँ पे कैसा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा। और इस पॉइंट को देखो, एक चीज़ ध्यान रखो आप, वेलोसिटी इस तरफ है ना, वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है। अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो हम डिस्टेंस यहाँ से नाप रहे एक्स। तो क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है तो वेलोसिटी को अगर हमें एक्स टर्म में लिखना है तो वो डी एक्स अपॉन डी टी तो है, डी एक्स अपॉन डी टी तो है, लेकिन वेलोसिटी इधर आ रही है, जैसे जैसे वेलोसिटी इधर आ रही है ये एक्स कम होता जा रहा है, इसीलिए जो वेलोसिटी है वो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी है ना। आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सुना होगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी है, ये आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं फ्लक्स की, कि भाई फ्लक्स क्या होता है ना। फ्लक्स, अगर आप फ्लक्स निकालोगे इस मोमेंट पे तो कितना फ्लक्स आएगा, तो मुझे दिख रहा है बी इंटू एरिया इंटू कॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो थीटा भी आप इधर ही ले लो ना, अंदर ही ले लो, थीटा भी कॉस जीरो, आप जीरो भी ले सकते हो 180 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया बी, बी तो बी है, बी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है। एरिया कितना है, तो देखो इसका एरिया हो गया एक्स, इस मोमेंट पे लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, आप इसको एक्स बोल लो, और लेंथ कितनी होगी एल, तो ये हो गया एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स, तो बी एल एक्स, और कॉस जीरो हो गया 1, तो फ्लक्स की वैल्यू इतनी आ गई। और अगर आप ईएमएफ निकालना चाहते हो तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी माइनस टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई डी टी ऑफ बी एल एक्स। अब क्योंकि मूव करते हुए मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है, लेंथ भी कंडक्टर की चेंज नहीं हो रही है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, एक्स कम होता जाएगा, एक्स देखो कम होता जा रहा है, एक्स क्या है यहाँ से बचा हुआ डिस्टेंस, ये कम होता जाएगा, तो इसलिए ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो क्या बचेगा बी एल, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, और ये माइनस डी एक्स अपॉन डी टी ही क्या था, वेलोसिटी, इसलिए ईएमएफ का जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका बी वी एल, बी वी एल, ये फॉर्मूला आता है इसका, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसी को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, इसी को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इस फॉर्मूले में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेंथ ऐसे है, लेंथ वेक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और तो और साथ साथ वेलोसिटी भी लेंथ के परपेंडिकुलर, इसका मतलब तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बी और वेलोसिटी और लेंथ, ये तीनों में ही एक दूसरे के कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर इनमें से कोई एक भी एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो ईएमएफ फिर जीरो आएगा, इन तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड डेरिवेशन की तरफ, सेकंड तरीके से कैसे करेंगे इस पर डेरिवेशन, तो देखो लॉरेंस फोर्स की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है ऐसे, यहाँ पे आपके पास कोई कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं फिर से वैसी मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ, है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ मैं अंदर की तरफ, सेम अंदर की तरफ लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैंने लिख दिया बी, और ये यूनिफॉर्म है, ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखो होगा क्या भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जा रहा है कंडक्टर जा रहा है वी स्पीड से, इसकी लेंथ है एल, की लेंथ एल, जा रहा है वी स्पीड से, तो अगर वी वेलोसिटी जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, हमने पढ़ा था क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर हम यहाँ पे इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालें कि इन चार्ज पे कितना किधर को फोर्स लगेगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, मोशन कहाँ हो रहा है पार्टिकल का, इधर हो रहा है मोशन पार्टिकल, मोशन इधर हो रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, देखो इधर जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उधर लगेगा, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मूला होता है फोर्स का, तो ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो सारा का सारा कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इधर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, होने लगेगा, जैसे ऐसे ही जाता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वैसे वैसे प्लस प्लस चार्ज ऊपर को जाते रहेंगे, ऐसे ऊपर जाते रहेंगे, वो लोग ऊपर जाते रहेंगे। अब पॉजिटिव इधर चला जाएगा तो हल्के हल्के नेगेटिव कहाँ जाने लगेगा, नीचे जाने लगेगा, और जब जब ये ऐसा होगा, है ना, पॉजिटिव ऊपर जाने लग गया, नीचे क्या आने लग गया, नेगेटिव आने लग गया, तो पॉजिटिव से एक नेगेटिव की तरफ क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप नहीं हो जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा, है ना, उसकी वैल्यू को मैं बोल देता हूँ ई,
और ये सिलसिला चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये माइनस है ना स्टेबल हो जाएगा। अब देखो किसी भी चार्ज पे दो फोर्स, मतलब एक लग रहा होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, तो जो यहाँ पे कोई भी चार्ज रखोगा, मान लो क्यू चार्ज है, तो इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे। एक ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल सेटअप हो जाएगा। इसीलिए एट इक्विलिब्रियम जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगी बात। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मज़ा आ जाएगा फिर। तो क्यू वी बी कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा क्यू वी बी, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, वेलोसिटी है इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 90 मैं नहीं लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कितनी, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो क्या है, क्यू से क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, यह आ गया वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, लेंथ है एल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब वी अपॉन एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, वी अपॉन एल, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, बी वी एल, है ना, और इसी वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ। इसलिए जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो आता है बी वी एल। तो हम इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मतलब होगा क्या, यहाँ पे है ना, यहाँ पे होगा क्या, देखो अगर मैं आप इस बात को थोड़ा सा और अच्छे समझाऊँ आपको, यहाँ पे हमारा ये कंडक्टर था ऐसे, और यहाँ पे इकट्ठा हो गया था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इकट्ठा हो गया था नेगेटिव चार्ज, और जैसे ये स्टेबल हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, तो यहाँ पे ना आप ऐसा सोचो, इसके अंदर ना एक बैटरी बन जाएगी ऐसे, पॉजिटिव टर्मिनल, ये हायर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल हो जाएगा, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। तो इस तरीके की आप एक बैटरी समझ लो, यहाँ पे बैटरी बन गई जिसका ईएमएफ कितना है, बीवीएल है। ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अब देखो ये जो इंड्यूस करंट आएगा उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है ना फोर्स के लिए, यहाँ पे एक रूल होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इस ये क्या बोलता है कि अगर आप अपनी फिंगर पे ना, इंडेक्स फिंगर पे रख दो मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि पहले भी करते थे लेकिन इस बार आपको राइट हैंड यूज करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रखना है आपको इंडेक्स फिंगर पे, थंब आपको रखना है जिधर भी आपका कंडक्टर जा रहा होगा उस डायरेक्शन में, तो आपको मिडिल फिंगर जो बता देगी वो बता देगी डायरेक्शन ऑफ करंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ऐसे कुछ है यहाँ पे, और जो ये वाला हिस्सा है ना, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, और ये कंडक्टर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं अंदर की तरफ ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहली बात तो राइट हैंड यूज करेंगे, तो राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पे इंडेक्स फिंगर, फिर किधर जा रहा है, ये मोशन कहाँ जा रहा है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, जो आपका कंडक्टर है वो इधर जा रहा है, तो इसके डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी ऐसे रख देना है। तो देखो डायरेक्शन इंड्यूस करंट कैसा रहा है, नीचे, यानी कि करंट जाएगा नीचे को, करंट नीचे को जाएगा ऐसे, ये जाएगा इंड्यूस करंट इस तरफ को घूमेगा करंट ऐसे, मतलब अगर ऐसे घूमेगा करंट नीचे जा रहा है ना, तो मतलब नीचे आएगा आपकी पोलैरिटी बड़ी वाली, हायर पोटेंशियल ऊपर नीचे आएगा और छोटा वाला कहाँ आएगा, नीचे। तो आप इसको ऐसा समझो कि एक सर्किट बन जाएगा ऐसा, ये ऐसा सर्किट बन जाएगा एक, जिसका ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ होगा इसका बीवीएल, और हायर पोटेंशियल होगा नीचे, और करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। तो ऐसे हम डायरेक्शन बता सकते हैं ना। अगर मान लो इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस हुआ आर, तो करंट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन आर हो जाएगा। देखो यहाँ पे और भी बातें पूछता है, आपसे पूछता है कि बताओ मुझे कि देखो एक बात तो क्या हो गई, एक तो ईएमएफ आपने पढ़ ही लिया बीवीएल, है ना। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात हो गई करंट इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, वो होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा बी वी एल अपॉन आर। तीसरी बार आपसे पूछता है कि बताओ यहाँ पे भाई, यहाँ पे इस पे फोर्स लगने लगेगा ना, फोर्स, तो यहाँ पे बोलता है कितनी पावर जनरेट हो रही है, पावर कितनी जनरेट हो रही है। देखो पावर जनरेट क्या होता है, पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स होता है आपका आई बी एल, है ना। एक कंडक्टर में बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ है उसकी, तो कितना फोर्स लगता है, आई बी एल, और ये हो गया आपकी वेलोसिटी। अब देखो ये आपका बी वी एल तो दिख रहा है आपको डायरेक्ट, बी वी एल, ये देखो ये तीन फैक्टर, बी वी एल तो ये हो गया, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, बी वी एल अपॉन आर। तो इसलिए जो फोर्स लगता है, ये पावर जनरेट जो होती है, पावर कितनी जनरेट हो रही है, पावर जनरेटेड इसमें वो आएगा आपका बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर,
है ना। तो आपसे ये अलग अलग बहुत सारी चीज़ें पूछता है। मान लो यहाँ पे कोई रजिस्टर होता, अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर होता है ना, तो उसमें पावर लॉस कितना आएगा, तो वो पावर लॉस कैसे निकालोगे, अब आई स्क्वायर आर, तो करंट निकालना आपको आता है, तो बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या बचेगा आर। तो जितनी पावर लॉस हो रही है ना, देखो पावर लॉस का फॉर्मूला भी उतना ही आ रहा है, जितनी पावर लॉस हो रही है उतनी ही जनरेट भी हो रही है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो रहा है यहाँ पे। तो पावर लॉस हमारे रजिस्टर के थ्रू पावर लॉस हो रही है, और हमारे यहाँ पे फोर्स बन रहा है, क्योंकि है ना फोर्स, फोर्स कितना आता है आई बी एल, आई की वैल्यू ये रही। तो आपसे ये अलग अलग वैल्यूज पूछ सकता है, तो आप ये सारी बातों का नोट कर सकते हो। एक चीज़ और पूछता है आपसे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसको मैं अलग से ले लेता हूँ। रिलेशन बिटवीन चेंज इन फ्लक्स एंड इंड्यूस चार्ज। देखो हमने फ्लक्स पढ़ा है ना, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, ये होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। ये होता है हमारा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। पर ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, फ्लक्स का चेंज तो ये हो गया भाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर ईएमएफ बोलूँ, ईएमएफ तो क्या होता है भाई आई, है ना। ईएमएफ को क्या हम इसको आई इंटू रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, है ना, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ वाला V इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या होता है, लेकिन ये तो चेंज ऑफ कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितने टाइम में फ्लो हुआ, ये होता है। आई की वैल्यू ये हो गई, और यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आ गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू देखो क्या आ गई, डेल्टा टी कट हो जाएगा, ये आ गया चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसमें आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और फ्लक्स का चेंज आप निकाल सकते हो, तो अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लोगे ना, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा कि सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हुआ, चार्ज फ्लोन इनटू द सर्किट, चार्ज फ्लोन इनटू द सर्किट, है ना। इतने प्रोसेस होने में कितना चार्ज फ्लो हो गया, तो आप ये निकाल सकते हो इस तरीके से। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है और ये याद नहीं रहता कई लोगों को, है ना। तो मैंने इसको अलग से ले लिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। एक फॉर्मूला ये हो गया है आपका, और ईएमएफ का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला या पावर लॉस का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला भी अलग से ही लिख लो यहाँ पे। वैसे तो मैंने बता दिया आई बी एल, और आई की वैल्यू क्या है, ये बी वी एल अपॉन आर। तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर। वी का स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन अगर पावर बोलेगा तो वी का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। देखो ये डिफरेंस है, क्योंकि फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है पावर, तो फोर्स का ये है, इसमें वेलोसिटी है, और पावर में क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, चाहे लॉस का पूछा हो चाहे जनरेटेड पावर का पूछा हो। चलो इस पे सवाल भी कर लेते हैं। तो देखो सवाल क्या है, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। तो उसमें भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया और उसमें करंट आ गया, बिल्कुल सही बात है। द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम, करंट और टाइम का दे रखा है वेरिएशन, बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, लेकिन ग्राफ किसका दिया है, करंट और टाइम का। अब आप जैसे ही करंट और टाइम का ग्राफ देखोगे, आपको एकदम से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्लिक होना चाहिए से, हाँ उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, है ना, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, करंट और टाइम का ग्राफ जब भी दिया होगा, इसके अंदर का जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है, चार्ज देता है। तो यहाँ से आप चार्ज डायरेक्ट निकाल सकते हो ना भाई। भाई करंट होता है कितना चार्ज गया, कितना टाइम आया, है ना। तो डेल्टा क्यू क्या होता है, आई डी टी होता है। अब ये तब होता है जब कांस्टेंट करंट दे रखा होता है, लेकिन जब ग्राफ दे रखा है तो हमने क्या बोला था इसको, डी क्यू, यहाँ डी टी क्या बोले थे, इंटीग्रेशन। तो इसका एरिया क्या दे देगा आपको, चार्ज। तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए क्या कर लो, एरिया अंडर दी, एरिया अंडर आई टी ग्राफ। मैं फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, तो आप इसका एरिया निकाल लो बस। तो एरिया, तो यार ये देखो एरिया निकालने के लिए तो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू 8 कर लो। हाफ इंटू बेस कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 0.5, और हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई 10, तो ये हो गया 10। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया भाई, डेल्टा क्यू आ गया 2 5 ज़ा 2.5 कूलम, है ना। दोनों एसआई यूनिट में है, ये एम्पियर में, ये सेकंड में, तो ये भैया कूलम में ही आएगा, है ना। इसका भी ध्यान रखना आप, एसआई यूनिट का। चार्ज आ गया। अब देखो चार्ज और फ्लक्स का चेंज हो गया ना, रिलेशन क्या था, रिलेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट यूज हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। तो डेल्टा फाई हमें आज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा क्यू, आर इंटू डेल्टा क्यू। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेजिस्टेंस है 100, तो 100 इंटू 2.5, ये वैल्यू आ जाएगी 250 वेबर। डेल्टा क्यू है तो वेबर, तो 250 वेबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी। तो अभी तक हमने जो जो बातें पढ़ी उस बात को समराइज कर लेते हैं यहाँ पे। मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। देखो हमारे पास फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो ये है, क्या है, बी ए कॉस थीटा,
बी ए कॉस थीटा। तो आप इनमें से कोई एक वैल्यू भी चेंज करोगे तो फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, और फिर अगर फ्लक्स में चेंज आ जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो हमने बोला है कि पहला पॉइंट क्या, आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड में ही चेंज कर दो, तब भी आप फ्लक्स में चेंज कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल क्या, आप चेंज कर दो एरिया का। जैसे अभी हमने मोशनल ईएमएफ की बात करी है ना, जैसे आपने बोला था यहाँ पे ये वाला आर्म कैसा था, फिक्स था, ये फिक्स था, लेकिन ये वाला मूव कर सकता था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऐसे एरिया चेंज कर रहे थे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोशनल ईएमएफ वाला एग्जांपल हम बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, जिसमें हमने रॉड ली थी, मूवेबल रॉड वाली। तो ये एक जाएगा ना, यहाँ पे ईएमएफ कितना आया था, BVL आया था। ठीक है, चलो आपको याद हो जाएगा वो। तो चेंजिंग ओरिएंटेशन थीटा बिटवीन बी एंड एरिया। तो देखो सिर्फ बी और एरिया ही चेंज नहीं कर सकते हम लोग, थीटा भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो हम ऐसे है ना, तो अभी तो देखो एरिया का पूरा पूरा एरिया वेक्टर का अभी एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन ये है, एरिया तो इतना फिक्स है इसका पाई आर स्क्वायर, पर मैं इसको ऐसे कर दूं तभी तो पाई आर स्क्वायर ये इसका एरिया, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना। देखो बी तो यही रहा, बी तो यही है, लेकिन थीटा कितना हो गया, ये थीटा हो गया इनके बीच में। अब मैं इसको और घुमा दूं ऐसे, ऐसे घुमा दूं ऐसे, तो हम इस कॉइल को एरिया चेंज नहीं कर रहे ना, कॉइल को छोटा कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं ना, इसको मैं खींच रहा हूँ, मैं एक्सपेंड भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस कॉइल को घुमा दूं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स रखूं, तो जो थीटा होगा वो चेंज हो जाएगा, और इस थीटा चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और ऐसा हम लोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं, एसी जनरेटर में। एसी जनरेटर में हम ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं, इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट लास्ट टॉपिक एसी जनरेटर ही हमारा, तो हम इसको लास्ट में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे फ्लक्स है ना, यहाँ पे बी ए कॉस थीटा, बस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे कि भैया ओमेगा से घूम रहा है, टी टाइम में कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी, है ना। थीटा को आप याद रखो, थीटा को आप ओमेगा टी यूज करके लिख सकते हो, है ना। डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, इस तरीके से लिखा है। तो हम इसको करेंगे आगे डिस्कस, पर यहाँ पे जो थीटा है आपका, ये टाइम डिपेंडेंट हो गया, ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज 3 तरीके से कर सकते हैं, बी में भी चेंज कर सकते हैं, ए में भी चेंज कर सकते हैं, और थीटा में भी। नेक्स्ट इज सेल्फ इंडक्शन। तो देखो ये जो टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन, ये क्या है, देखो हमारे पास मान लो आपके पास कोई कॉइल है, ऐसे कोई कॉइल है, और आपके पास यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करने का तरीका है। आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि आप वेरिएबल करंट ला सकते हो। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मान लो एक सिंपल बैटरी है, और आप स्विच झटक से ऑन कर दो, झटक से ऑन कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर एक काम करो आप, या फिर एक काम करो, यहाँ पे आपने एक ऐसे बना रखा और ये रजिस्टर है, और आप बार बार ना रजिस्टर को कभी थोड़ा रजिस्टर ले रहे हो, कभी कम रजिस्टर, कभी थोड़ा रजिस्टर, कभी कम रजिस्टर, और ये आप चेंज करते जा रहे हो बार बार। तो ऐसा करने से, या फिर आप और अच्छा अगर सब कर सकते हो कि आप इतना कुछ ना करो, आप इतना कुछ ना करो, और यहाँ पे ना आप एसी का सोर्स लगा दो। कैसा सोर्स लगा दो, एसी का सोर्स लगा दो, एसी का सोर्स लगा दो, है ना, क्योंकि ये तो देता क्या है, वेरिएबल करंट देता है। पर अभी के लिए चलो एसी कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मान लो आपने रिवाइज नहीं किया है, तो मान लेते हैं आपके पास ये है, आपके पास ये सेल है एक, मैं सिंपल केस ले रहा हूँ बिल्कुल, ये आपके पास सर्किट है, और आपने ये स्विच जस्ट, आपने अभी ये स्विच जस्ट क्लोज किया है, जस्ट क्लोज। अगर आपने जैसे ये स्विच क्लोज किया है, जैसे आपने स्विच क्लोज किया है, वैसे ही तो ये करंट अब आने लगेगा ना सर्किट में। जब तक ये स्विच क्लोज नहीं था तो करंट कितना था, करंट की वैल्यू कितनी थी, 0। मान लो करंट सर्किट में 10 एम्पियर तक करंट जाना है, टोटल टोटल कितना करंट आता है इसमें, स्टेबल होने के बाद 10 एम्पियर आता है। तो एकदम से 10 एम्पियर थोड़ी हो जाएगा, तो जितनी देर लगेगी ना 0 से 10 जाने में, तो शुरू में ये करंट कैसा आएगा, इंक्रीजिंग करंट आएगा। कैसा करंट आएगा, इंक्रीजिंग करंट आएगा। ये जो करंट होगा ना, ये शुरू में बढ़ रहा होगा। ये बात समझ आ गई। तो अगर ये बात समझ आ गई, तो अब क्योंकि ये करंट बढ़ रहा है, क्योंकि ये करंट बढ़ रहा है, तो एक सोलेनॉइड में, क्योंकि ये कॉइल है, सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो सोलेनॉइड की वो कितनी होती है, वो होती है म्यू नॉट एन आई। ये होती है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको याद होना चाहिए। तो क्योंकि ये करंट बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो करंट है ये बढ़ रहा है, तो इससे इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये भाई ये भी तो चेंज हो रही होगी ना, ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है फिर, क्योंकि इसमें करंट का फैक्टर लिखा होता है। तो अगर ये बढ़ रहा है, तो यार हर एक कॉइल का एरिया भी है कुछ, तो हर कॉइल से बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया, हर किसी से क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और हर किसी से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो क्या बोलेगा, अरे बढ़ता हुआ करंट आ गया भाई, इसको क्या करें, घटाओ। तो इसीलिए ये खुद के अंदर एक
इंड्यूस करंट पैदा कर देता है और इस करंट को घटाने का काम करता है। बस इसी फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जब अपना ही कॉइल अपने ही अंदर करंट बढ़ता हुआ देखता है तो अपोज करता है, या घटता हुआ देखता है सपोर्ट करता है, तो क्या बोलते हैं उसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे फॉर एग्जांपल, इसी का एग्जांपल मैं उसका उल्टा ले लेता हूँ। मान लो आपके पास कॉइल ऐसा होता और आपका बैटरी लगी होती और इसमें मस्त करंट फ्लो कर रहा होता, वो 10 एम्पेयर ना फ्लो कर रहा होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट इस सर्किट को ना, ऐसे था ये ऐसे, और इस सर्किट को जस्ट ओपन कर देते हैं, जस्ट ओपन कर देते हैं। मतलब इस बार करंट को क्या होना है, पहले करंट फ्लो कर रहा था 10 एम्पियर पहले, अब इस करंट को क्या होना है, सर्किट भाई बंद, सर्किट मतलब ओपन हो चुका है, मतलब सर्किट खुल गया, तो अब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनली 0 हो जाएगी, ओपन हो गया सर्किट। तो यहाँ पे जो करंट था पहले, अब वो कैसे नेचर का हो गया, वो डिक्रीजिंग नेचर का हो गया। अब ये करंट घटने लगेगा। तो अगर ये करंट घटने लगेगा, अगर करंट घटने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या लगने लगेगी, घटने लगेगी। तो फ्लक्स भी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो वो बोलेगा भाई फ्लक्स घट रहा है, चेंज हो गया नहीं, चेंज हो गया, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा, एक इंड्यूस करंट आ जाएगा। लेकिन इस बार जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा या उसका डायरेक्शन आएगा, तो ये करंट क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो इस बार वो इसकी हेल्प करेगा। तो इस बार जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मैं आपको पिछले केस पे दिखाऊं कि पोलैरिटी कैसी होगी, तो करंट जा रहा है इस तरीके से, इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से आया था, ये हमारा इंक्रीज कर रहा था, तो ये इसे अपोज कर रहा था, तो ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा था। मतलब ये बन रहा है हायर पोटेंशियल और ये बन रहा है लोअर पोटेंशियल, तभी तो इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगा, हायर से लोअर की तरफ ऐसे। और अगर मैं इस केस में बात करूं तो करंट इस तरीके से फ्लो करने वाला है, तो ये बन रहा हमारा हायर पोटेंशियल, ये बन रहा है लोअर पोटेंशियल, तो ऐसी रहेगी पोलैरिटी। अब चलो डिस्कस कर लेते हैं ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। When current flows in a coil, जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो करेगा, वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। भैया मैग्नेटिक फील्ड आएगी और कॉइल का कुछ एरिया होगा, तो बी इंटू एरिया कॉस थीटा क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, है ना, ये बात लिखी है। फिर अगर ये करंट चेंज होगा तो चेंजिंग करंट होना चाहिए। अगर आपका ये करंट चेंजिंग नहीं है तो फिर फ्लक्स चेंज नहीं हो पाएगा, और फ्लक्स चेंज नहीं हो पाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर तुम्हारा करंट चेंज हो रहा है तो लिंक फ्लक्स क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, एक ईएमएफ आ जाएगा उसी कॉइल में। और इसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर हम इसे बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, या ना ध्यान रखना, ये बैक ईएमएफ भी इसी को बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। तो जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, ये अपने अंदर ही क्या कर देगा, एक करंट प्रोड्यूस कर देगा ना, सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट, तो ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्शन। चलो इसको आगे चलते हैं। देखो तो हम ये जो फ्लक्स आया, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस करंट के जो चेंज हो रहा होगा। जितना वो चेंजिंग करंट का वैल्यू होगी ना, उतना ज़्यादा, ना इसको कैपिटल आई से लिख देता हूँ मैं, ये पहले से था। तो जितना ज़्यादा करंट होगा चेंजिंग, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही क्या आएगा, फ्लक्स ज़्यादा आएगा। और जब इसको हम लिखते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है एल, और इसी एल को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ, इस एल को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना। तो जैसे किसी रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है ना कि इसकी वैल्यू आर है भाई, किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस 3 ओम है, ऐसे ही किसी कॉइल की एल एक वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, तो देखो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी फ्लक्स अपॉन आई, फ्लक्स अपॉन आई। लेकिन ये तो भैया 1 टन हो गया, लेकिन अगर आपके पास एन टन्स होंगे तो फॉर एन टन्स, अगर आपके एन टन्स होंगे तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगी, एन फाई अपॉन आई। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। आप हमेशा नंबर ऑफ टन्स के साथ ही फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि नंबर ऑफ टन्स बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में यूज़ करना। तो एल आ गया आपका एन फाई अपॉन डी टी। तो अगर आप इसकी यूनिट देखोगे, इसकी एसआई यूनिट, ठीक है, तो फाई की क्या होती है, वीबर, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, और करंट क्या होता है, एम्पियर। लेकिन इसी बात को बोलते हैं हेनरी, इसी बात को बोलते हैं हेनरी। इसलिए हम लोग एसआई यूनिट क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल एच। मतलब 1 हेनरी और 1 वीबर पर एम्पियर बराबर होते हैं, है ना, ऐसा आप कह सकते हो। तो जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना होगा, आप बस टोटल फ्लक्स निकाल लो, बस टोटल फ्लक्स। करंट आपको पता होगा भाई, एक ही कॉइल है, इसमें करंट निकाल लो टोटल, और टोटल फ्लक्स निकाल लो। टोटल फ्लक्स से करंट को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। तो आपके पास ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके पास। ये है हमारे पास एक सोलेनॉइड का। तो एक सोलेनॉइड होता है आपके पास, सोलेनॉइड की लेंथ है एल, देखो ऐसे, ये आपका सोलेनॉइड है,
इस सोलेनॉइड की लेंथ है स्मॉल एल, है ना, ये स्मॉल एल लिखा है भाई, स्मॉल एल, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ भाई इसके बगल में स्मॉल एल। रेडियस है इसकी आर, हर टर्न की रेडियस कितनी है, आर है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल एन, जो हमारे सोलेनॉइड की वैल्यूज होती थी, है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये हमारी स्मॉल एल है, ये हमारी स्मॉल एल है। रेडियस इसकी, क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो रेडियस है वो हमारी स्मॉल आर है। आपको ये एरिया भी दे सकता है, रेडियस भी दे सकता है, अभी एरिया दे रहा है और रेडियस दे रहा है। और नंबर ऑफ टन्स एन, एन क्या होता था आपको याद है कि टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं और लेंथ कितनी है। स्मॉल एन की वैल्यू होती थी नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, पर हमें एन की वैल्यू पता है। क्यों दे रहा है हमें ऐसा, क्योंकि इससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड आपको याद है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बी। इस बी की जो वैल्यू होती है वो होती है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना। अगर इस कॉइल में आई करंट फ्लो कर रहा है बाई चांस, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉइल में आई करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, है ना। सोलेनॉइड की लेंथ हो गई एल, क्रॉस सेक्शन हो गया आर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया एन। तो ये हमें सब पता है। अब बोल रहा है बताओ इसका कितना आएगा, इस पर्टिकुलर इंडक्टर का, इस पर्टिकुलर कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना आएगा। तो क्या करना है, हमें टोटल फ्लक्स निकाल लो बस। आप मुझे बताओ, आप पहले मुझे बता सकते हो फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, मतलब 1 टन, 1 टन से कितना फ्लक्स आ रहा है ना, पाई, चलो 1 बोल देते हैं इसको। 1 टन से कितना फ्लक्स आ रहा है, तो भाई करंट जा रहा है ऐसे, है ना, करंट जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे, ये 1 टन है भाई आपके पास, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है आगे। तो मैं बोल रहा हूँ ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हो गई, एरिया भी ऐसे हो गया, तो बी एरिया और कॉस कितना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, बी भी इधर ले लो एरिया भी इधर ले लो, तो कॉस कितना हो गया 0। तो ये तो हो गया 1 टन का फ्लक्स। तो कितना है ये 5 1, भाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो ये हो गई म्यू नॉट एन आई। और एरिया कितना हो गया, या तो आपको एरिया गिवन होता कैपिटल ए, या फिर आपको रेडियस भी गिवन होगी। तो अभी रेडियस गिवन है तो मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, नहीं गिवन होता तो मैं ए रहने देता। और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 तो 1 होता है। तो ये हो गया हमारे कितने वैल्यू, 5 1 की वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, नेट फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, कितने नंबर ऑफ टन्स हैं, टोटल टन्स कितने, मान लो n टन्स हैं, तो n इंटू 5, एक का था n, है ना, एक का था 5 1 और टोटल कितने टन्स से n, तो नंबर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n 5। तो देखो भाई टोटल फ्लक्स कितना आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया n 5 1, है ना। लेकिन ज़्यादातर आपको डेरिवेशंस में नंबर ऑफ टन्स नहीं दिया होगा, है ना, n नहीं दिया रखा है, यहाँ पे स्मॉल n दे रखा है, तो इसको हम किसी भी दोनों टर्म में निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, NL, नंबर टर्न्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, NL। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं NL इंटू 5 1, और एक टर्न के थ्रू फ्लक्स कितना था, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट एन आई और साथ में क्या लिखना है, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, टोटल फ्लक्स। ये हो गया नेट फ्लक्स। इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ रही है, म्यू नॉट, ये लिख दिया एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, और साथ में क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिख दो, आई। यह आया आपका नेट फ्लक्स। और मैंने आपको क्या बताया था, एल क्या होता है, एल होता है टोटल फ्लक्स एन फाई, है ना। तो आप सिंपल ऐसे लिख दो बस, टोटल फ्लक्स कितना होता है, और इसके नीचे करंट होता है, ये होता है इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्शन। तो बस इस आई को इसके नीचे ले आओ, आई को इसके नीचे ले आओ, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो फैक्टर लिखा है ये किसकी वैल्यू लिखी है, एल की वैल्यू लिखी है। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल और पाई आर स्क्वायर, ये हो गई वैल्यू सेल्फ इंडक्शन की। अब इस वैल्यू को चाहो आप ऐसे याद रखो, चाहो इसको आप इस टर्म में याद रखो, चाहो आप इसको नंबर ऑफ टर्न्स की, जैसे एन क्या होता है भाई, कैपिटल एन अपॉन एल, तो कैपिटल एन की टर्म्स में याद रख लो। तो यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये स्मॉल एल होना चाहिए, है ना, कैपिटल एल तो ये है, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये एल ऊपर वाला घट जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखोगे तो ऐसे एन स्क्वायर अपॉन एल बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको मैं एरिया बोल देता हूँ बस। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन देखो छोटा हो गया ना, तो आप इसको ऐसे याद रखो, है ना, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ।
अब आपको सवाल के हिसाब से, है ना, अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता होंगे तो भाई कैपिटल एन की जगह एन एल डाल देना। तो जो क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आप फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, लेकिन हाँ याद आप ऐसे रख लो, ये बढ़िया है, ये मेरा सजेशन है आपको। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल नहीं होगा, यहाँ पे दो कॉइल होंगे, है ना, यहाँ पे दो कॉइल होंगे ऐसे पड़े। एक है हमारा, एक जिसमें हमने पहले जिसमें करंट होगा उसको प्राइमरी कॉइल बोल दो, और दूसरे वाले को ना सेकेंडरी कॉइल बोल दो, वन और टू। और एक में करंट होगा, एक में करंट होगा, लेकिन ये कैसा करंट होगा, ये चेंजिंग करंट होगा, ये चेंजिंग करंट है। तो इसमें करंट जब चेंज होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इसकी वजह से इधर पहुंचेगा फ्लक्स, कैसा फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स। तो इसकी वजह से इसको चेंजिंग फ्लक्स मिलेगा, इस वाले को। और इसको जब चेंजिंग फ्लक्स मिलेगा तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और अगर सर्किट क्लोज होगा तो इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, करंट आएगा। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्शन। तो बस यही बात मैंने लिखी है यहाँ पे। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज करंट इन द नेबरिंग कॉइल। अगर पड़ोस में करंट चेंज हो रहा है तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। इसमें अगर करंट चेंज हो रहा है, इसमें अगर ईएमएफ आता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, लेकिन इसकी वजह से अगर किसी और में आ रहा है तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। और यहाँ पे वैल्यू आती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बस, कॉइल 1 में करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो कॉइल 2 में क्या आ जाएगा, एएमएस इंटू हो जाएगा, आपको डायरेक्ट समझने के लिए, है ना। तो अगर मैं आपको ढंग से समझाऊं इसको बात को, देखो क्या है, हमारे पास जो फ्लक्स है कौन से वाले का, सेकेंडरी वाले का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्राइमरी के करंट के। अब वहां पे तो एक ही कॉइल था तो हम लोग कुछ सेकेंडरी प्राइमरी नहीं बोल देते ना, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दूसरे वाले में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पहले वाले का कितना करंट चेंज हो रहा है उसके डायरेक्टली, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फाई एस इज इक्वल टू, तो वहां पे एल आता था कोफिशिएंट, यहाँ पे आता है एम, यहाँ पे क्या आता है, एम आता है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू जाती है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आई होता है। तो फॉर्मूले आपको सेम दिखेंगे, मतलब अगर आप एम निकालना चाहो तो एम की वैल्यू भी क्या होगी भाई, टोटल फ्लक्स सेकेंडरी में कितना है और करंट कितना प्राइमरी में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एन फाई आएगा। तो बात वही है, लेकिन यहाँ पे बस ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्स है यहाँ पे दूसरे वाले का जिसमें हम फ्लक्स देख रहे हैं, और करंट फिर किसी और वाले में होगा, दूसरे वाले का करंट है ना, एक का करंट है दूसरे का फ्लक्स है। ये एसआई यूनिट तो इसकी भी क्या होगी, एसआई यूनिट तो इसकी भी क्या होगी, हेनरी होगी, है ना, कैपिटल एच। ये हो गई बात। अब मैं इन दोनों बातों को जरा समराइज कर दूं एक जगह पे, है ना। आगे बढ़ने से पहले इन बातों को समराइज कर देते हैं। हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, एक हमने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन। तो वैसे तो दोनों सेम ही होगा ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे दो है वहाँ पे एक है। तो आपको क्या करना है, देखो पहली बात, यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, एल आई के, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत है, सेकेंडरी पर में एक ही बात है, मतलब अगर आप एल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाला जो फ्लक्स है ये टोटल फ्लक्स है, मतलब यहाँ पे एन फाई नंबर ऑफ टर्न्स आपको कंसीडर करने हैं। थर्ड बात, थर्ड बात क्या है, आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है कि नहीं होता, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, बिल्कुल होता है। मतलब जो ईएमएफ होगा, है ना, मतलब यहाँ पे मान लो फ्लक्स लिखा है, यहाँ पे टाइम लिखा है, और अगर आप इसका स्लोप निकालो, आप इसका स्लोप निकालो तो डी फाई अपॉन डी टी स्लोप हो गया ना। तो इसका अगर आप स्लोप निकालोगे तो ईएमएफ जो होता है वो माइनस टाइम नेगेटिव होता है, स्लोप नेगेटिव स्लोप ऑफ पाई टी ग्राफ, ये आपको समझ आना चाहिए, इसका नेगेटिव। अब आगे चलते हैं, इस बात को और आगे चलते हैं लेके। अब ईएमएफ इतना है, लेकिन फाई की वैल्यू तो क्या होती है, एल आई होती है ना। फाई की जगह अगर एल आई आएगा तो एल तो कांस्टेंट है, एल बाहर आ जाएगा, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या ऐसा नहीं लिख सकते, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो ईएमएफ की वैल्यू ऐसे भी निकल सकती है, मतलब अगर आपको करंट का रेट ऑफ चेंज दे दे कि भैया 2 एम्पेयर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है करंट, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर आपको आई और दे दिया, टाइम दे दिया, आपने इसका स्लोप निकाला, तो इसके स्लोप का जो नेगेटिव होगा और उसमें अगर आप एल की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा। इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। और सेम बातें फिर मैं आपको यहाँ पे चाहे तो हम म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी बोल सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी यही बातें मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। पहली बात, जो फ्लक्स होगा नेट फ्लक्स, है ना, इसको भी नेट फ्लक्स ही बोला होगा, टोटल फ्लक्स होगा जो एल आई होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, एम आई के बराबर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, करंट होगा एक में, आप निकाल रहे होंगे दूसरे वाले का, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी। दूसरी बात, जो एम निकलेगा वो टोटल फ्लक्स देख लेना, जिस कॉइल में करंट नहीं है
उसका फ्लक्स देख लेना, उसको सेकेंडरी बोल देना, और जिसमें करंट है उसको आप प्राइमरी बोल देना, है ना। या फिर हो सकता है आपके अध्यापक जी ने ऐसे पढ़ाया हो कि भाई जिसमें फ्लक्स आप देख रहे हो, है ना, उसको आप 2 बोल देना, और जिसमें करंट है आप उसको 1 बोल देना, है ना। phi2/I1 ऐसे भी बोल सकते हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये टोटल फ्लक्स होना चाहिए भाई, नंबर ऑफ टन्स, आप नंबर ऑफ टन्स मत भूलना, बस बस मेरा आपसे यही है ना गुजारिश है। तो ईएमएफ, अब यहाँ पे ईएमएफ कैसे निकलता था, -d∅/dt से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, फाई की जगह क्या आ जाएगा, mi, यहाँ पे m बाहर आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, di/dt। तो जो बातें मैं यहाँ कह रहा हूँ, बस यहाँ पे l हटा के m घुसा दो, और सेम बात कह रहा हूँ मैं। फोर्थ बात, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ना, स्लोप की बात कर ली मैंने, d∅/dt, तो सारे पॉइंट्स कवर हो गए यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए। तो ये हमारा हो गया सेल्फ इंडक्शन, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। सोलेनोइड हमने देख लिया, अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 सोलेनोइड्स। चलो पहले इस डेरिवेशन को कर लेते हैं, फिर हम करते हैं सवाल। तो यहाँ पे क्या, हमारे पास 2 कॉइल हैं, देखो हमारे पास एक मैं बना देता हूँ ब्लू से, तो ये मैं बना रहा हूँ ब्लू से, इसको मैं बोल देता हूँ प्राइमरी, इसको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी, ये वाला मेरा प्राइमरी है। तो देखो मैंने क्या बोला है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स NP है, इस वाले में नंबर ऑफ टर्न्स NP है, एरिया इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका AP है ना, और करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, IP। तो इसमें करंट है, करंट एक में ही होता है भाई, है ना, दोनों में करंट नहीं होता, इसमें जो करंट है वो है I इंटू प्राइमरी, मतलब I इंटू प्राइमरी कॉइल। और सेकेंडरी जो सोलेनोइड है, सेकेंडरी सोलेनोइड भी ले लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं येलो कलर से बना देता हूँ। तो ये सोलेनोइड कुछ ऐसा रखा है, दोनों को ऐसे रखा है कि जो फ्लक्स इससे पास होगा ना वो उसको भी मिले, दूसरे वाले को। तो इसका जो है नंबर ऑफ टर्न्स वो हमारा NS है, और एरिया जो है इसका वो AS है। हो सकता है सेम भी दे दे आपको, लेकिन मैं तो भैया डिफरेंट डिफरेंट लेके चल रहा हूँ, है ना। इन जनरल प्राइमरी, और एरिया था इसका AP, करंट था इसमें IP। तो आपको बोलेगा बताओ भाई इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें करंट है आप उसकी वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, निकाल लिया आपने मैग्नेटिक फील्ड, फिर जिसमें करंट नहीं है उसका फ्लक्स निकाल लोगे आप, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकाल लोगे, और फिर इस करंट से डिवाइड कर देना। क्या बोला मैंने, पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, पहले आप क्या निकाल लो, आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, इस वाले में, प्राइमरी वाले में, जो आपका प्राइमरी है ना, प्राइमरी P लिख देता हूँ मैं, P, प्राइमरी वाले में आप क्या निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। स्टेप नंबर 2 क्या है, आप सेकेंडरी वाले में क्या निकाल लो, फ्लक्स निकाल लो, कौन से वाले में, दूसरे वाले में, मतलब आप सेकेंडरी बोल सकते हो यहाँ पे, है ना। आप जो भी 1 2 आप बोलते होंगे या प्राइमरी 1 बोलते होंगे, आप उस हिसाब से कर लेना। स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, बस फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, है ना, ये तो आप शायद एक टर्म करने, टोटल फ्लक्स निकाल लेना, बस टोटल फ्लक्स, और इसको करंट से डिवाइड कर देना, कौन से वाले से, प्राइमरी वाले से। तो ये आपको क्या दे देगा, M दे देगा। तो ये अगर आपने स्टेप समझ लिए तो ये डेरिवेशन खत्म हो गया। चलो आगे चलते हैं, अब करते हैं इसको डेरिवेशन। तो करंट किस वाले में, प्राइमरी वाले में। तो सबसे पहले भैया क्या निकाल लें हम, सबसे पहले क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई, तो आप लिखोगे, चलो लैंग्वेज में लिखते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी सोलेनोइड, है ना, या सोलेनोइड नंबर 1, जो भी आप इसको नाम देना चाहो। मैंने लिख दिया इसको प्राइमरी सोलेनोइड, मैंने लिख दिया B1, पहले वाले की वजह से तो मैंने लिख दिया B1, या फिर आप B क्या बोल दो, प्राइमरी बोल दो, B प्राइमरी, है ना, वो आपकी इच्छा, 1 बोलो या प्राइमरी बोलो। तो B प्राइमरी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0 NI। तो नंबर ऑफ N किसका है, ये प्राइमरी वाले का, I कितना है, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी वाले का करंट ले लिया, नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया। अब देखो स्मॉल n पता नहीं, है ना, और लेंथ हमारी दोनों की कॉमन है L, ये हमने मिस कर दिया, कॉमन लेंथ L है, तो ये लेंथ हमारी भाई दोनों की फिक्स है L। तो अगर आप इसकी वैल्यू लिखोगे BP की, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कितनी आएगी, μ0, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन प्राइमरी इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन इसकी लेंथ तो दोनों की L है, और ये हो गया हमारा IP। तो हमने पहले वाले कॉइल की वजह से क्या निकाल दी, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी। अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है, हमें दूसरे वाले का फ्लक्स निकालना है। तो अगर आपको दूसरे वाले का फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने का, तो फ्लक्स थ्रू इसका सेकेंडरी कॉइल का, है ना भाई, फ्लक्स उसका निकालना है जिसमें करंट नहीं है। तो टोटल फ्लक्स, है ना, तो मैं लिख रहा हूँ नेट फ्लक्स। तो पहले तो भैया टर्न्स कितने हैं इसमें, है ना, पहले तो इसमें टर्न्स कितने हैं, तो इसमें टर्न्स कितने हैं, NS,
है ना, एक टन थोड़ी है, बहुत सारे हैं, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ टन इन सेकेंडरी कॉइल, और एक टन का फ्लक्स, एक टन ऐसे ऐसे देखो एन टन ऐसे ऐसे बहुत सारे टन है, कितने सन है एन एस, तो ये हो गया बी इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो, जैसे हमने पहले निकाला था, तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया इंटू कॉस जीरो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सतर्क रहना, क्या मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, वो प्राइमरी वाले की वजह से है, लेकिन आप एरिया किसका यूज कर रहे हो, एरिया किसका यूज कर रहे हो, सेकेंडरी वाले का, फ्लक्स तो सेकेंड के थ्रू निकाले ना आप, तो एरिया किसका आएगा, सेकेंडरी वाले का। तो अगर दोनों के एरिया सेम होंगे तब तो आप ये गलती नहीं करोगे, लेकिन अगर दोनों के एरिया अलग अलग हो गए तब फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेकेंडरी वाले का आएगा, यहाँ गलती मत करना। तो फाई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, एन एस तो हमें पता है कितना है, ये वैल्यू की मैंने, और प्राइमरी की वैल्यू हम यूज कर लेंगे यहाँ से पीछे से, ये हमने निकाल रखा है म्यू नॉट एन पी अपॉन एल आई पी, तो यह है म्यू नॉट एन पी अपॉन एल, और यहाँ पे आई पी, और यहाँ पे आएगा एरिया, और यहाँ पे कॉस जीरो। तो ये वैल्यू जो आ गई फाई नेट, ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आ गया, एक आ गया एन पी एन एस, और नीचे क्या आ गया देखो एल, और बाहर क्या आ गया यहाँ पे सेकेंडरी का एरिया, ये आ गया, और बगल में बचा आई, कौन सा आई बचा, प्राइमरी वाला, है ना। करंट प्राइमरी में ही है, तो आप प्राइमरी ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि सर बार बार लिखना पड़ेगा प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, करंट है ही प्राइमरी में, जिसमें है करंट उसको प्राइमरी बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा इसके नीचे, तो भाई फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आई तो होता है ना, तो ये वैल्यू किसकी है, ये एम की वैल्यू है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट एन पी एन एस इंटू ए एस अपॉन एल, ये आएगा इसका फॉर्मूला, है ना। अब कई लोग इसको भी ऐसे याद रखते हैं, कैसे, एम की वैल्यू म्यू नॉट एन वन एन टू अपॉन एल, और अगर एरिया दोनों का सेम है तो ए, नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 2, ये आप ध्यान रखना, है ना। और सेल्फ इंडक्शन कितना आया था भाई, सेल्फ इंडक्शन ये आया था म्यू नॉट, तो यहाँ पे एन वन एन टू है ना, वहाँ पे सिर्फ एन स्क्वायर था बस, और एरिया फिर एक ही था, तो ए आया था सिर्फ। तो दोनों के फॉर्मूले सिमिलर से दिखते हैं, है ना, तो हमें इस तरीके से करना है इसको। A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the flux change? देखो आपको पहली बात तो पेयर दे रखा है म्यूचुअल, तो ये आपको जो हेनरी दे रखा है ये एम दे रखा है। अगर एक कॉइल की बात करेगा तो आपको एल की वैल्यू दे रखी है, अगर पेयर है तो आपको क्या दिया होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया होगा। और करंट चेंज हो रहा है 0 से 20 कितनी देर में, तो आपको करंट का चेंज दे रखा है डेल्टा आई, ये कितना दे रखा है, ये 20 हो जाता है, और पहले कितना था 0, तो करंट का चेंज है 20 एम्पियर। आपको टाइम का चेंज दे रखा है, मतलब टाइम इंटरवल दे रखा है 0.5 सेकेंड। बोल रहा है फ्लक्स में चेंज बताओ कितना आएगा। अच्छा, एम पता है, आई पता है, टी पता है, तो किस में आता है, देखो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, है ना। वैसे तो हम डी आई अपॉन डी टी लिखते हैं, है ना, पर यहाँ पे इंटरवल अगर छोटे हैं, इंटरवल अगर थोड़ी सॉरी बड़े हैं थोड़े इंटरवल, तो हम डेल्टा आई अपॉन डी टी, है ना, आप ऐसे लिखते हो ना, ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, है ना। अब लेकिन ये इंटरवल थोड़े बड़े हो जाते हैं, हम डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं ना, बस वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। या फिर हम, और फाई को क्या बोलते थे हम, फाई की जगह ही तो हम लोग क्या लिखते थे, एम आई लिखते थे ना, एम आई, तो ये बराबर बाहर आता था। तो आज हमें इन दोनों में रिलेशन दे रखा है, तो ये हमें करना है, तो बस इस ईएमएफ की जगह क्या कर दो, यहाँ पे ईएमएफ की जगह लिख दो क्या, डी फाई अपॉन डी टी, बस, और डी टी हट गया। तो डेल्टा फाई कितना आ रहा है, फ्लक्स में चेंज कितना आ रहा है, बस एम इंटू करंट में कितना चेंज आया, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये टाइम का तो कोई रोल ही नहीं है, इसका तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, एम की वैल्यू है 1.5 और करंट की वैल्यू कितनी है 20, तो ये वैल्यू आ गई 30 वीबर, तो 30 वीबर का चेंज होगा इसमें। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, ये कॉइल्स यहाँ से कट गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कॉइल्स, तो यहाँ पे हमें इसका निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो कॉइल हैं, तो क्या बोल रहा है, देखो दो कंसेंट्रिक कॉइल्स है हमारे पास, इनको कोएक्सियली रखा है विद द सेंटर्स कोइंसाइडिंग, तो कोएक्सियल रखा है मतलब सेम एक्सिस पे लिखा है, सेम प्लेन में रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से जैसे मैंने प्लेन में बना रखा है। और जो स्मॉल रेडियस है, जो छोटा वाला है, इसकी रेडियस तो स्मॉल आर है, R1 है, सॉरी, इसकी रेडियस R1 है, छोटे वाले की रेडियस जो है वो R1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1, और जो दूसरा वाला है ना, उसकी रेडियस कितनी है, बड़े वाले की जो रेडियस है वो R2 है, तो मैं इसको चलो ब्लू कलर से ले लेते हैं, ये हमारा हो गया R2, ये हमारी रेडियस है
R2। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि R1 जो है वो मच मच स्मॉलर है R2 से। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्यों हमें इस छोटी वाली रेडियस जो है इस बड़ी वाली से बहुत छोटी होनी चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहा है ये? तो ये देखो, ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमें जो पता है ना मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले की, इस बड़े वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमें सेंटर का फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कॉइल के सेंटर पे, है ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, किसी कॉइल के सेंटर पे रेडियस अगर इसकी आर है तो फॉर्मूला होता था म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ये होता था फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, है ना, सर्कुलर करंट कैरिंग ग्रुप में। तो अगर हम इसकी रेडियस बहुत छोटी नहीं लेंगे ना, अगर थोड़ी बड़ी ले लेंगे तो हम तो सेंटर तो यूनिफॉर्म यूज़ नहीं कर पाएंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो भी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इसको रख देंगे प्राइमरी कॉइल मान लेंगे इसको, इसमें करंट प्राइमरी मान लेंगे, मतलब इसको हमारे कन्वेंशन से 1 बोल देंगे और इसको बोल देंगे 2, मतलब ये कैसा बन जाएगा हमारा सेकेंडरी बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी, ये बन जाएगा प्राइमरी। और इसकी वजह से सेंटर में निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से सेंटर पे क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और फिर क्योंकि ये रेडियस बहुत छोटा है इसलिए हमें बोलेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इसके लिए थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन पास हो रही है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन पास हो रही है और यूनिफॉर्म है इसके लिए। तो हम डायरेक्ट बी इंटू इसका एरिया कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती, अलग अलग आती। तो मैंने यही रीज़न यहाँ पे लिखा है, बिकॉज R1, है ना, आप इसको पढ़ लेना भाई, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तब आप इसे पढ़ सकते हो। अभी हम कर लेते हैं इसका डेरिवेशन। तो हमारा डेरिवेशन क्या है, तो क्या करना है हमें, मैंने आपको क्या बोलता है, स्टेप क्या है, स्टेप सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो पहले वाले की वजह से। तो यहाँ पे टर्न्स तो नहीं दिए हैं, एक एक सिंगल टर्न है, तो कोई टर्न्स का टेंशन नहीं है। तो आप सबसे पहले मैं निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी, प्राइमरी हमारा कौन सा है, लार्ज कॉइल। तो मैं लिख देता हूँ लार्ज कॉइल, है ना, जैसा आपको दिया है सवाल में वैसा ही लिखना चाहिए हमें। तो इसको मैं बोल रहा हूँ B1, है ना, B1 लार्ज वाले का। तो इसकी वजह से क्या होती है, सेंटर पे म्यू नॉट अपॉन 2, करंट कितना है इसमें I, है ना, इसको प्राइमरी क्या बोले, आई ही बोल देते हैं भाई, है ना। अब तो आप समझ गए कि एक में करंट भेजते दूसरे में नहीं भेजते। और इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस, और रेडियस कितनी है इसकी, बड़े वाले की रेडियस कितनी है R2, तो मैंने लिख दिया R2। अब अगर यहाँ पे इसके नंबर ऑफ टर्न्स होते तो मैं फिर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी यूज़ कर लेता, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में तो है ना। आपको भी ऐसे देखना है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं मिस कर रहे हम लोग। और फिर दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात हो गई आपको क्या यूज़ करना है, पहला स्टेप हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आपको फ्लक्स निकालना है, जिसमें करंट नहीं है उसका फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स थ्रू, है ना, कौन सा है हमारा सेकेंडरी कॉइल का नाम क्या है, स्मॉलर कॉइल, तो स्मॉल कॉइल, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे थे, फ्लक्स 2। अगर नंबर ऑफ टर्न्स होते तो मैं यहाँ पे लिखता N2 और फिर एक का फ्लक्स, लेकिन यहाँ पे एक ही टर्न है तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, पहले वाला कितनी मैग्नेटिक फील्ड भेज रहा है यहाँ पे, और दूसरे इसी का क्या ले लूँ मैं फिर एरिया, कौन से वाले का, इसी का एरिया लेना है, जिसका फ्लक्स निकाल रहे हैं उसी का एरिया लेना होता है। ये हो गया, और cos 0, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भाई इसकी वजह से कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, करंट मैंने ऐसे माना है, और प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आप 0 ही आएगा यहाँ पे, है ना। तो φ2 कितना आ जाएगा, φ2 आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R2, ये हुई मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका फ्लक्स निकालना, तो इसका एरिया हमें रेडियस दे रखी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। और बस अब क्या करना है भाई, फाई इज इक्वल टू समथिंग इंटू आई, तो इस आई को छोड़ के जो लिखा हुआ है वो किसकी वैल्यू है, एम की वैल्यू है। तो बस ये जो वैल्यू है ना, करते हैं आगे, चलो आगे चल लेते हैं। तो φ2 की वैल्यू कितनी आई, ये आई म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2, म्यू नॉट अपॉन पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2 और इंटू क्या, I1 इंटू I1, और नंबर टर्म्स तो है ही नहीं यहाँ पे, बस तो करंट को छोड़ के बाकी जो टर्म लिखा ना, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2, ये सब मैंने यहाँ लिख दिया। और ये जो बचा फिर, है ना भाई, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आई होता है, तो ये सारी वैल्यू क्या है, एम है। तो कंसेंट्रिक कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा आ गया, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन
R2 ये हो गया इसका आंसर, है ना। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो जैसे हमारे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, हाफ CV² Q² अपॉन 2C, ऐसे यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर्ड होती है इंडक्टर में, हाफ LI², है ना, हाफ LI²। तो उसी बात का डेरिवेशन है ये। तो चलो इसको कर लेते हैं। वैसे ये CBSE के एग्जाम में नहीं है ना, CBSE से इसका डेरिवेशन हट गया है, बट फिर भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट सुन लो आप। आपके पास इंडक्टर है, इसकी वैल्यू L है, यहाँ पे आपका कोई EMF है, आपने जस्ट सर्किट अगर बंद किया है, अब जस्ट सर्किट बंद किया है, तो ये जीरो से है ना किसी वैल्यू तक जाएगा, मान लो 10 एम्पीयर तक, जीरो से आई तक ये करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब जब ये करंट इंक्रीज करेगा तो ये जो भाई साहब है ये क्या करेंगे, इंड्यूस EMF ले आएंगे, ये सपोज करने की कोशिश करेंगे। तो इस बैटरी का वर्कडन होता है कुछ इसके अगेंस्ट, फिर तो ये बैटरी जितना वर्कडन करती है ना, वही इसी इंडक्टर की क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। जितना हम वर्कडन करते हैं वही क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, और वही हमें निकालनी होती है। तो वही लिखा है मैंने, व्हेन करंट इन इंडक्टर स्टार्ट इंक्रीजिंग a self induced EMF is produced which opposes the increase of current, है ना। ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ जो भी बोलो आप। the source has to do work against this induced EMF, तो सोर्स को कुछ काम करना पड़ता है, और यही जो हम काम करते हैं ये किसमें एनर्जी स्टोर आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है, किसमें, इंडक्टर में। यही हमें निकालना होता है। तो EMF क्या होता है, देखो इंड्यूस EMF क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है फ्लक्स में चेंज, इसका रेट ऑफ चेंज d∅dt। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, माइनस नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस d∅dt नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कितना आ जाएगा, तो फाई कितना होता है, LI, L की टर्म्स में क्या लिखते हैं फाई को, फाई होता है LI, यहाँ पे आ जाएगा LI, तो L कांस्टेंट है, di/dt आ जाएगा, ये आ जाएगा EMF की वैल्यू। वर्कडन क्या होता है, वर्कडन होता है, वर्कडन क्या होता है भाई, वर्कडन याद है आपको, वर्कडन बोले तो हीट, है ना, VIT, है ना, ऐसे ही। तो ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, तो आ जाएगा E, फिर आपका हो गया करंट EI, और फिर क्या, टाइम। तो ये हो गया आपका V, ये हो गया I, और ये हो गया टाइम। तो EIT ये हो गया आपका वर्कडन छोटा सा। तो E की वैल्यू क्या है लेकिन, LDI/dt, LDI/dt तो इसकी वैल्यू हो गई, और यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो गया साथ में, I भी आ गया, और एक DT भी है। तो ये DT कैंसिल हो गया, ये वैल्यू जो बची, जो छोटा सा वर्कडन आया DW, है ना, यहाँ लिख देते हैं, DW की वैल्यू कितनी आई, ये आई LI/DI, ये वैल्यू आई छोटे से वर्कडन की। अब आपके पास छोटा सा वर्कडन है तो आपको टोटल वर्कडन निकालना है भाई, और करंट अपनी वैल्यू कहाँ से कहाँ अचीव कर रहा है, जीरो से कैपिटल I तक। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ, जीरो से कैपिटल I, तो L बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा I/DI, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से I, बस I की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन करके आ जाएगा I की पावर 2/2, तो ये आ जाएगा डेरिवेशन करके हाफ LI², और जो आप वर्कडन करते हो ये क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यही इसका फॉर्मूला होता है, बस। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन है इसका, है ना, आप इसको ध्यान रख लेना भाई, है ना। लेकिन वैसे तो नहीं है फॉर्मूला, लेकिन फिर भी, है ना, आपको पता होना चाहिए ना कैसे करा हमने। तो EMI चैप्टर का लास्ट टॉपिक AC जनरेटर, जो कि हमारी स्टार्ट करेगा AC चैप्टर को। तो AC जनरेटर क्या है, तो ये हमारा भैया एक ऐसा डिवाइस है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना। तो किस पे काम करता है ये, EMI पे काम करता है, फैराडेज लॉज पे ये बेस्ड है। आउटपुट कैसा आता है इसका, आउटपुट इसका ऑल्टरनेटिंग टाइप का आता है, मतलब अगर इसकी EMF देखोगे आप, EMF, तो इसका टाइम के साथ ऐसा ग्राफ आता है ना, साइनोसॉइडल ग्राफ आता है, साइन वाला ग्राफ आता है। चैनल का नाम क्या है तो करंट के साथ कैसा आता है, करंट के साथ भी कैसा ग्राफ आता है, ऐसा आता है, साइन वाला ग्राफ आता है ना। तो इस तरीके से ये आउटपुट आता है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, चलो करते हैं डिस्कस को अच्छे से। तो ये हमारा एक AC जनरेटर है भाई। तो इसमें क्या लगा होता है हमारे पास, है ना, पहले मैं बात कर लेता हूँ। पहले तो भैया ये EMI पे बेस्ड है, इसीलिए ये इस चैप्टर का पार्ट है। और फिर इसमें क्या है, ऐसे एक कॉइल लगा हुआ है, ऐसे ना, एक रेक्टेंगल कॉइल है ऐसे, और इस कॉइल पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। और ये कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है। तो आपको याद है मैंने बताया था आपको, फाई इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था फाई इज इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा होता है। इस बार हम इस थीटा को चेंज कर देते हैं बार बार। पहले ये प्लेन परपेंडिकुलर पड़ा होता है, पहले ऐसा पड़ा होता है, और फिर बाद में ये चेंज होता है, थीटा की जगह ω t आ जाएगा। तो हम बार बार इस कॉइल को रोटेट करते हैं, इस रोटेशन की वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होता है, और इस फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें क्या आता है, इंड्यूस्ड EMF आ जाता है, और ये सर्किट बंद होता है क्योंकि, और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं अपना ऑल्टरनेटिंग। तो यहाँ से फिर हमारी ऑल्टरनेटिंग AC का जन्म हो जाता है।
तो वही लिखा है मैंने इसमें। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है आपको, आर्मेचर कॉइल है तो ये आपकी कॉइल ऐसा आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। रेक्टेंगल कॉइल, इसमें एन टर्न्स भी हो सकते हैं, इसके एन टर्न्स भी होंगे, ज़्यादा भी टर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल आप एन टर्न्स ही मान के चलो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं हम यूजिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। यहाँ पे हमारे पास स्लिप रिंग लगी होती है, यहाँ पे स्लिप रिंग्स। अब जब ये तार कॉइल है ना ऐसे और ये घूमती है, तो ये स्लिप रिंग, ये रिंग, ये जो वायर है ये इससे कांटेक्ट ना छोड़े, तो ये इसमें ऐसे घूमती रहती है इसके साथ साथ। तो स्लिप रिंग भी लगी होती है यहाँ पे, स्लिप रिंग। तो दो हमारी स्लिप रिंग होती है, S1 S2, और ये कॉइल के साथ लगी होती है, कॉइल के एंड्स में लगी होती है ना, एक एक वाले एंड के लिए, एक वाले एंड के लिए। इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। हमारे पास कार्बन के ब्रशेज होते हैं, इनको हम बोलते हैं B1 B2 ब्रशेज, है ना। ये हमारा काम करते हैं फाइनली, यही हमारा जो होता है ये ऑल्ट है ना, जो हमारा फाइनल आउटपुट है AC, यही हमारा बाहर ले जाते हैं ब्रशेज। और एक्सटर्नल लोड लगा होता है रजिस्टर, जो भी हमें भैया है ना, जो भी हमारा यहाँ पे हमें जो भी चलाना होगा ना इससे आउटपुट, है ना, शादी वादी हो रही है, जनरेटर लगा है ना, तो आप जहाँ जो भी चलवाना है इससे वो हम चला सकते हैं, है ना। जनरेटर चलता रहता है अपना और आउटपुट हमें मिलता रहता है। तो ये तो इसके हो गया क्या, कंस्ट्रक्शन। तो आपको प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग लिखनी, कंस्ट्रक्शन लिखना है, और आपको ये डायग्राम बनाना है इस तरीके से। ये मैंने NCERT से पिक किया है। और अब आया था इसकी वर्किंग पे। तो अब क्योंकि जो कॉयल है वो रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से, ऐसे भाई ऐसे कॉयल है ना, और यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल लगा रखा है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो ये कॉइल ना ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे बार 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 बार। तो कितने से रोटेट कर रहा है, ये थीटा एंगल से, है ना, ओमेगा से, ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो थीटा अगर मैं बोलूँगा तो वो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। तो हमें पता है भाई फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है BA cos थीटा, पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। अब ये जो फ्लक्स हो गया ये तो किसके, कितने टन का हो गया, 1 टन का हो गया। लेकिन क्या इस आर्मेचर का एक ही टन है, नहीं, इसमें ना बहुत सारे टन्स भी हो सकते हैं ऐसे, और होते ही हैं बहुत सारे टन्स, ऐसे बहुत सारे टन्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक एन और लगा देंगे। एन किसको डिनोट करेगा, एन किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ टन्स को। तो ये हो गया हमारा टोटल फ्लक्स। अब क्योंकि EMF अगर आपको निकालना है तो EMF का मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, d∅/dt। लेकिन यहाँ पे हम -d∅/dt लगा देते हैं, क्योंकि हम इसका सिग्नल भी देखेंगे, साइन कहाँ देखेंगे कि किधर को आ रहा है पोलैरिटी। तो E इज इक्वल टू -d/dt ऑफ, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, NBA और cos ओमेगा टी। तो देखो EMF की वैल्यू आ जाएगी, N नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, B की जगह मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, यूनिफॉर्म है, कॉयल का एरिया भी चेंज हो रहा है, हाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, और cos ओमेगा टी इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी। और डिफरेंशिएशन में जो भी कांस्टेंट होता है ना, ये जो कोफिशिएंट होता है सिंगल पावर का, ये कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में आता है, तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ओमेगा लगाना ना भूलें। तो EMF की जो वैल्यू आती है वो आती है इंड्यूस EMF की NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आती है आपकी इंड्यूस EMF। अब देखो ये जो वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसी को हम, इसीलिए हम AC चैप्टर में इसको क्या बोल देते हैं, E0, पीक वैल्यू, मैक्सिमम इतनी वैल्यू हो सकती है साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया आपका EMF की वैल्यू। अगर आपको करंट निकालना है तो बस वो EMF के नीचे क्या लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन हो गई, ये ऑल्टरनेटिंग EMF की इक्वेशन हो गई, ऑल्टरनेटिंग करंट की। हाँ कभी कभी आपसे E मैक्स पे सवाल पूछता है कि भाई बताओ मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा, E मैक्स। तो E मैक्स वैल्यू क्या है, NBA ओमेगा, NBA ओमेगा, है ना। ये हो गया इसका वर्किंग। तो आपको वर्किंग में ये सब लिखना है। तो मैंने बस ये बोला भाई कॉइल रोटेट करता है तो एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली, फ्लक्स जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, इसलिए EMF आता है। और हमें फिर कैसा मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है हर हाफ रोटेशन पे। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ये मैंने NCERT से पिक किया है। तो शुरू में जो एक कॉइल है ना, ये कॉइल जो होती है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी होती है, तो थीटा 0 होता है शुरू में, इसीलिए थीटा 0 होता है, इसलिए यहाँ पे करंट देखो, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए 0। बाद में ये प्लेन के पैरेलल हो जाती है तो थीटा 90 डिग्री बन जाता है, तो करंट इंड्यूस मैक्सिमम मिल जाता है, क्योंकि EMF में क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से ये ग्राफ है ना, साइनसोइडल ग्राफ आपको मिल जाता है। ये पूरी साइकिल के लिए हो गया, है ना। तो ठीक है, ये हो गया हमारा सा ग्राफ, इसको हटा देता हूँ मैं भाई।
अपने आप में कंप्लीट है ये ग्राफ। तो आप इसको एक बार स्टडी कर सकते हो इस तरीके से। एक छोटा सवाल आपसे और पूछता है, ये मैं थ्योरेटिकल सवाल है, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। स्लिप रिंग और ब्रश के बारे में सवाल पूछता है आपसे, स्लिप रिंग क्या करती है। तो स्लिप रिंग का काम है, ये इंश्योर करती है कि वो जब वायर घूमती है ना, आर्मेचर जब घूमता है ऐसे, तो ये जो तार आ रही नीचे, तो ये इससे कांटेक्ट बना के रखे, इस तरीके से घूमते रहे। स्लिप रिंग का काम होता है कनेक्शन कंटिन्यूस बना रहे, है ना, ये इसका काम होता है। और जो ब्रश का काम होता है वो क्या करता है, वो फाइनली हमारा लोड तक, स्लिप रिंग से लोड तक करंट ले जाता है। तो ये हो गया इसका, है ना, डेरिवेशन, ये हो गई इसकी सारी बातें। चलो अब एक कर लेते हैं सवाल ऑल्टरनेटिव करंट पे। कमला पेडल्स, ये भी एनसीईआरटी से उठाया मैंने। कमला पेडल्स आर स्टेशनरी बाइसाइकिल, द पेडल्स ऑफ द बाइसाइकिल आर अटैच्ड टू अ 100 टन कॉइल। देखो नंबर ऑफ टन्स दिया आपको 100, और आपका जो एरिया है वो कितना आ गया, 0.10 मीटर स्क्वायर। द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो हाफ रोटेशन पर सेकंड, भाई आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रही है ना, रेवोल्यूशन पर सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हाफ घूम रहा है मतलब हाफ रोटेशन हो रहा है पर सेकंड, ये हुआ फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकंड में हाफ रोटेशन हो रहा है तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf। ओमेगा क्या होता है 2πf, तो 2π इंटू हाफ, ये होगा इतने रेडियन पर सेकंड। भाई 1 सेकंड में कोई आधा घूम रहा है ना, तो एंगल कितना बनेगा इस हिसाब से, तो ओमेगा कितना बनेगा, पाई रेडियन पर सेकेंड, ये होगा हमारा ओमेगा की वैल्यू। तो हमें ए पता चल गया, हमें एन पता चल गया, एन बी ए ओमेगा, है ना। मैक्सिमम क्या पूछा है, व्हाट इज दी वोल्टेज जनरेटेड, है ना, मैक्सिमम। तो हमें बस मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वो भी लिखी हुई है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी लिखी हुई है, ये कितनी आ गई 0.01 टेस्ला। तो भाई मैक्सिमम वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स, है ना, पीक वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं, पीक ईएमएफ, वो क्या होता है एन बी ए ओमेगा। तो बस वैल्यू डाल दो भाई, 100, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू 100 है, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻2 है, ये रही -2। एरिया कितना है, एरिया 10⁻⁻1 है, ठीक है। और आपका क्या बचा, ओमेगा, ओमेगा आपका पाई है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये आ गया 3.14, तो 0.314, है ना, इतने वोल्ट, ये आ गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों ये हो गया EMI चैप्टर का वन शॉट पूरा तरीके से कंप्लीट। मैंने आपको यहाँ पे आपको सारे चीज़ें, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, है ना, फैराडेस के लॉज हो गए, फिर उसके लेंस लॉ हो गए, उसके एग्जांपल्स हो गए, डायरेक्शन सोचना, इंड्यूस करंट कैसे निकालते हैं, और फिर उसके बाद हमने मोस्टर EMF उसके क्वेश्चन करे हमने। अब हम और फिर AC जनरेटर के भी क्वेश्चन किए, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, उसके भी सारे हमने डेरिवेशन कर दिया लाइन बाय लाइन। तो अब आपको वेट करना है इसकी MCQ सीरीज़ का, क्योंकि इसके MCQ में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। आपको पता ही है मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, है ना। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिम्मत मत मारो, बस आप लगे रहो, इस तरीके से लगे रहो, और हम लोग बोर्ड्स में बहुत बढ़िया रिजल्ट करने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, और कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कंसिस्टेंसी रखने वालों की कभी हार नहीं होती, उनका बोर्ड्स कभी ख़राब नहीं होता। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।